नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया आरपी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चैप्टर 101। एक एक्सचेंज। हंसी के बाद आसपास खड़े आदमियों की ताली की आवाज गूंजने लगी। लेकिन अनन्या ने समय बर्बाद नहीं किया। उसे पता था कि यह सिर्फ एक झूठा डिस्ट्रैक्शन है ताकि सभी लोग एक साथ उस पर हमला कर सकें। शोर की परवाह किए बिना उसने फिर से शरीर को घुमाया। इस बार कुर्सी किसी और चीज से टकराई, लेकिन कोई और आदमी नहीं। एक हाथ ने कुर्सी के पैर को पकड़ लिया और अनन्या को एक जगह रोक दिया, क्योंकि वो थोड़ी झुकी हुई थी। उसने अपने कैप्टर के लंबे पैर के अलावा और कुछ नहीं देखा। तुमने अच्छी लड़ाई दी है, किसी ने कहा। उसकी आवाज लीडर से अलग थी, कड़क और गहरी, जैसे कि वो लोग जो रोज 2 पैक सिगरेट पीते हों। अनन्या ने भौहें चढ़ाकर भ्रम का नाटक किया और शरीर को ढीला कर दिया, जैसे सरेंडर कर रही हो। जैसे ही उसने महसूस किया कि पकड़ थोड़ी ढीली हुई है, उसने पलटकर अचानक हमला करने की कोशिश की, पर प्लान काम नहीं आया। आदमी ने तुरंत कुर्सी पर पकड़ कस दी, इतना कि अनन्या 1 इंच भी नहीं हिली। बिजली की तरह तेजी से एक मुक्का उसके पेट पर लगा। दर्द से उसने चिल्लाया और पूरे शरीर में झटका महसूस हुआ। बस इतना ही कर सकती हो। अनन्या ने भारी सांस ली और उसे प्रोवोक करने की कोशिश की ताकि वो गुस्से में इतना अंधा हो जाए कि कुछ भी कर सके। उसने मन में सोचा, बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि वो उसे जमीन पर फेंक दे और कुर्सी टूट जाए। वर्स्ट केस ये कि वो उसे पिट कर मार डाले। और यही हुआ। जैसे ही उसने प्रोवोक किया, आदमी ने उसका चेहरा जमीन पर जोर से धक्का दिया। उसका माथा कठोर सतह से टकराया। तेज सिरदर्द हुआ, नजर धुंधली हो गई, आंखों के सामने काले धब्बे नाचने लगे। इतना मार खाने के बाद भी वो होश में थी। ये देखकर उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। तभी उसके मन में एक योजना आई। नाटक कर लो जब तक सफल नहीं हो जाते। अनन्या ने डिसाइड किया कि वो और प्रोवोक करेगी। बेबस ये भी दर्द नहीं हुआ। आदमी ने फिर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। इस बार दर्द से उसका दिमाग लगभग काम नहीं कर रहा था, पर उसने अपनी योजना पर ध्यान रखा। उसे और गुस्सा दिलाना था। लगता है तुम लोग ज्यादा महंगे नहीं होंगे। ये तो बहुत कमजोर था। गुस्से में आदमी ने चीखते हुए उसका शरीर किनारे फेंक दिया। कुर्सी एक क्रेट से टकराई और जोर की आवाज गूंजने लगी। लकड़ी टूटकर चारों तरफ बिखर गई। अनन्या वुडन शार्ड्स के बीच गिर गई। कुछ टुकड़े उसकी त्वचा में चुभ गए। उसने अपने शरीर को ढीला कर दिया और आंखें बंद कर लीं। उसने नाटक किया कि इतनी जोर से धक्का खाने से वो बेहोश हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि बस हार्ट बीट की आवाज ही सुनाई दे रही थी। आसपास की बातचीत बेली सुनाई दे रही थी। तुमने फिर ओवरडू कर दिया। अब वो पूरी तरह नॉकआउट है। लीडर ने सांस छोड़ी। मूड पूरी तरह खराब हो गया। शुरू में वो इम्प्रेस था कि अनन्या अलग अलग भाव बदल रही थी। कॉन्फिडेंस से शुरू, फिर मीक जब पहला ब्लो मिला, और अचानक सबको फाइट करना शुरू कर दिया। मजेदार था देखना। 30 लोगों से लड़ रही थी, पर किसी को हार्डली नुकसान हुआ। मजा तब तक रहा जब तक उसके राइट हैंड मैन ने इसे रुइन नहीं किया। वो चुप नहीं हो रही। उसका दोस्त बोला, आवाज रफ। उसका चेहरा गोस्टली वाइट था, माथे से खून टपक रहा था, होंठ फटे थे, गाल पर ब्रूज बन गया था, फिर भी उसका सुंदर चेहरा चमक रहा था। लीडर इंटरनली सोच रहा था कि इतनी मुश्किल स्थिति में भी इतनी खूबसूरत कैसे रह सकती है। काश वो समझदार होती और चुप रहती। उसने सोचा, बॉस ने कहा था कि फेस डैमेज न हो। देखो उसका फेस, यह उसका सबसे बड़ा एसेट है। एक्सचेंज के लिए चाहिए था। लीडर ने सिर हिलाया। डिसअपॉइंटमेंट में माँ होम को लाना मिस्टेक था। बहुत रफ था विमेन के साथ। एक्सचेंज किसके लिए? लीडर ने श्रग किया। महिला है। और क्या? ऑमनस फुटस्टेप्स के साथ वो अनन्या के पास आया। एक्सचेंज? अनन्या वरीड हो गई। वो बार्गेनिंग चिप लग रही थी, पर किसके लिए? ह्यूमन ट्रैफिकिंग? पर इतना मारने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने फुटस्टेप सुनते हुए एंग्जाइटी कंट्रोल की। जैसे ही लीडर ने किक किया, वो चेक कर रहा था कि वो सच में अनकॉन्शियस है या नहीं। पेन इतनी ज्यादा थी कि बेली ब्रेथ कर पा रही थी। कोई रिएक्शन नहीं। अब वो पूरी तरह नॉकआउट है। लीडर ने फ्रेंड से कहा, बोर्ड टोन में, फेस पर कोल्ड वाटर डालें या टॉर्चर करें ताकि खुद दर्द से जाग जाए। लिम कटर का क्या ख्याल है? दूसरी आवाज आई। बॉस ने परमानेंटली डिस्फिगर करना फॉरबिड किया। ब्रूटली बीटन होना चाहिए। लेसन के लिए 3 दिन है एंश्योर करने के लिए कि स्टबन ब्रेन फिर काम न करे। लीडर ने कहा, इलेक्ट्रिक चेयर लाओ और फुल इंटेंसिटी पर चला दो। लीडर ने हाथ क्लैप किया। गुस्से में, जो आदमी किडनैपिंग और टॉर्चर के लिए पैसे देता था, उसने ये गिफ्ट भेजा था। अब उसे फाइनली टेस्ट करना था। डर के मारे अनन्या ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उसे वहां से भागना होगा। चैप्टर 102। तुम जाग गई हो। अनन्या ने अपनी आसपास की स्थिति पर ध्यान लगाया। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग मिली है और कैसे। उनमें से कोई भी यह बात बाहर नहीं जाने देगा। और अनन्या
कॉन्फिडेंट थी कि जो भी उसे बेहोश करके मारने की प्लानिंग कर रहा था, उसे इसकी जानकारी नहीं थी। उस ट्रेनिंग का हिस्सा ये भी था कि वो अपने आसपास की प्रेजेंस महसूस कर सकती थी। उसने गिनती की, कम से कम 20 जोड़े कदम उसकी रूम से बाहर जा रहे थे। उनके कदम जनरली लीडर से भारी थे और वो जानती थी कि मोटे और भारी लोग सिर्फ सीधे सीधे मारने में माहिर थे, जबकि लीडर के तरीके ज्यादा क्रिएटिव और ब्रूटल होते हैं। उसे फेंटली याद आया कि वह हाउस में करीब 30 लोग आए थे, मतलब लगभग 10 लोग उसे गार्ड करने के लिए रह गए थे। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें थोड़ी खोली। आसपास कोई नहीं था। उन्होंने उसे जमीन पर पड़ा देखा और समझा कि वो सच में अनकॉन्शियस है। हालांकि उसकी विजन कमजोर हो रही थी, लेकिन फाइट और सर्वाइव करने की उसकी इच्छा इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने शरीर को जागते रहने के लिए मजबूर किया। उसकी रिस्ट्स और एंकल्स पर लगी रस्सियां टाइट हो चुकी थी क्योंकि उसे घुमाया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कट नहीं कर सकती थी। चूंकि चेयर अब बाधा नहीं थी, उसने वेस्ट बैंड तक पहुंच बना ली। ये लोग कितने मूर्ख थे कि उन्होंने उसे पूरी तरह चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने सोचा, छोटा वेपन छुपाना बहुत क्लेवरली किया गया था। उसकी हर कपड़े में एक छोटी फ्लैट ब्लेड छुपी थी और इस जीन्स में भी यही था। उसने अपनी उंगलियों को स्ट्रेन किया और लेदर लेबल के पास ओपनिंग पकड़ने की कोशिश की। लेबल उसकी कमर के पीछे था, जिससे पहुंचना मुश्किल था। हर छोटे मूवमेंट के साथ रोप और टाइट हो रही थी। अगर वो जल्दी नहीं करती, उसकी उंगलियों में सर्कुलेशन खत्म हो जाने वाला था। 1 मिनट उसने अपनी आंखें बंद करके ब्लेड पकड़ने में लगाए। जब उसने ठंडी धातु को महसूस किया तो लगभग साई ऑफ रिलीफ हुई। केवल 2 मिनट बचे थे। उसने रोप्स काटने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड डल थी क्योंकि महीनों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। चलो, उसने खुद से कहा। उंगलियां धीरे धीरे नम हो रही थीं। केवल कुछ सेकंड बाकी थे। समय बीत गया और वो अपनी उंगलियों को महसूस नहीं कर सकती थी। उसने अपनी बाहों को हिलाया और आखिरकार आखिरी रोप काट दी। तुरंत ही रक्त सर्कुलेशन बहने लगा। जैसे ही उसके हाथ फ्री हुए, उसने सोचा कि अब एंकल्स जल्दी से कट करने होंगे, लेकिन ऐसा करते हुए वो ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और थोड़ी आंखें खोली। उसी समय वेयरहाउस का दरवाजा खुला और एक भारी हरी चेयर लाई गई, साथ में कुछ मशीनें भी लाईं। लीडर खुशी से ताली बजाता हुआ कहने लगा, वाह, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। और वो मटेरियल पर हाथ फेरने चला गया। जल्दी से कनेक्ट करो, बाकी मशीन्स भी ले आओ। उसने अपने लोगों को ट्रक से सप्लाईज लेने का आदेश दिया। वो वेयरहाउस छोड़ने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि चेयर वापस क्यों लाई गई थी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा कि अनन्या अभी भी अनकॉन्शियस है या नहीं। अनन्या थैंकफुल थी कि उसकी क्विक रिफ्लेक्सेस ने उसे तुरंत आंखें बंद करने में मदद की। वो बिल्कुल स्थिर दिख रही थी, लेकिन लीडर को कुछ शक हुआ। उसने अपने एक सबॉर्डिनेट को पॉइंट किया और कहा, जाओ और अच्छे से देखो। मुझे लगता है ये लड़की जाग चुकी है। यस सर। आदमी चला लेकिन फिर रुक गया। अगर वो जाग गई, नॉक हर आउट या वहीं रखो। ये लड़ाकू है, इसलिए ये इस्तेमाल करो। लीडर ने उसे सबसे पास वेपन दी, वही बटरफ्लाई नाइफ। यह आदमी नया था और इस मिशन में पहली बार आया था। लीडर उसे गन देने का भरोसा नहीं करता था, इसलिए केवल डैगर दी। नाइफ से डराओ, लेकिन फेस डैमेज मत करो। उसकी सुंदर फेस अनहार्म रहनी चाहिए। लीडर ने वेयरहाउस छोड़ते हुए लास्ट पैट दी। आदमी ने नाइफ को देखा। छोटा और शार्प था, पर प्रॉपर डैमेज नहीं कर सकता था। उसी समय उसने फुटस्टेप्स सुनी। सिर्फ एक आदमी आ रहा था। हेवंस आर रियली फेवरिंग मी टुनाइट, अनन्या ने सोचा। जैसे ही वो करीब आया, अनन्या अचानक कूदी और उसे सरप्राइज किया। उसने उसका मुंह कवर किया और पैनिक की आवाज मफल्ड कर दी। वो नैरोली नाइफ अटैक से बच गई और देखा कि वेयरहाउस खाली था। ज्यादातर लोग सप्लाईज लेने गए थे। इस अपॉर्चुनिटी में उसने रेजर ब्लेड को स्ट्रैटेजिक एरियाज में घुसाया। उसके क्रिम्सन स्टेन्स देखकर उसका मन और फोकस्ड हो गया। कुछ ही सेकंड में वो गिर पड़ा, ब्लीडिंग एवरीवेयर। अनन्या ने बटरफ्लाई नाइफ पकड़कर अपनी एंकल्स की रोप्स कट की। जैसे ही रोप्स गिरी, एक व्हरिंग साउंड उसके सिर की ओर आई और उसने तुरंत डक किया। थर्ड नाइफ दीवार से टकराई। वो शॉक में सांस छोड़ती हुई उठी और देखा कि लीडर फ्यूरियस था। उसके पीछे उसके मेन थे, इस बार गन्स के साथ। वेल, जैसे मैंने सोचा था। तुम जाग गई हो, वो गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा डिस्टॉर्टेड था, पर समहाउ काम था। तुम मेरे आदमी को अपनी ब्लड से मारोई। इसके लिए तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने धीरे धीरे पास आया। नाइफ नीचे रखो और अच्छी लड़की बनो, मैं शायद मर्सी दिखाऊं, वो सोच रहा था। बॉस ने कहा था कि बस उसे पीटना है, पर उसे जिंदा रखना है। वो जानता था कि अनन्या बेसिक सेल्फ डिफेंस जानती थी। उसका करंट स्टांस दिखा रहा था कि वो किसी भी रास्ते में आकर उसे मारने के लिए तैयार है। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि और उसके मैन इंजर्ड हो जाएं, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े और अथॉरिटीज अलर्ट हो। उसे बस इतना करना था कि अनन्या सबमिट करे और एक्सचेंज के लिए रेडी हो जाए। चैप्टर 103, एक पागलपन भरा राक्षस। मर्सी किस तरह की? अनन्या ने सोचने का नाटक किया, लेकिन असल में उसकी नजरें उन लोगों पर थीं जो उसके सामने बढ़ रहे थे। तभी उसने देखा कि उनके स्टांस में कुछ अजीब है और उनके एक्सप्रेशंस कुछ छुपा रहे हैं।
बहुत हल्का सा नजर आया कि कुछ लोगों की नजरें उसके और उसके चारों तरफ रखे बॉक्सेस के बीच झपक रही थी। क्या यही वजह थी कि वे इतने सतर्क थे? उसने जल्दी से अंदाज लगाया कि क्रेट्स के लिड्स बस कैजुअली रखे गए हैं। अगर वो सही तरीके से खड़ी हो तो आसानी से उनके कंटेंट्स तक पहुंच सकती थी। मैं अपने कम लोगों को तुम्हारे साथ शेयर कम कर दूंगा, उसने कहा और अपने मेन को चारों तरफ फैलने का सिग्नल दिया। एक महिला को पकड़ना आमतौर पर आसान होता है, लेकिन ये महिला अनप्रिडिक्टेबल और स्लिपरी थी। सच में यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है? उसने पूछा और अचानक अपने हाथ को क्रेट में डाल दिया। लीडर पैनिक में आ गया और चिल्लाया, उसे पकड़ो। उसे नहीं पता था कि अनन्या गन इस्तेमाल कर सकती है या नहीं, लेकिन क्रेट्स खाली नहीं थे। इसमें कई अनयूज्ड फायरआर्म्स थे। अनन्या ने फेमिलियर हार्ड प्लास्टिक अपने फिंगर से महसूस किया और तुरंत समझ गई कि क्या है। उसने उसे रफ तरीके से बाहर खींचा। श्रेडेड पेपर फिलिंग्स जमीन पर गिरते गए। उसके होठों पर एक स्लो और डेंजरस स्माइल फैली। मार्क 19 पिस्टल उसकी आंखों के सामने था। उसने गुण को छुआ और उसकी खूबसूरत मेटल सरफेस को महसूस किया। एक डार्क चकल उसके होठों से निकली। इस लड़ाई की शुरुआत भी नहीं हुई और मैं जीत गई, लेकिन केवल एक गन पर्याप्त नहीं था। जैसे ही वे सभी उसके पास दौड़े, उसने क्रेट के अंदर हाथ डाला और देखा कि वहां कई फायरआर्म्स भरे हुए हैं। गन जिसे उसने निकाला वो पूरी तरह लोडेड था। शानदार। वो अब अपनी अंधेरी इंस्टिंक्ट्स को अपनाकर ऑटो पायलट में थी। उसकी आंखें ग्लेज्ड हो गईं और उसके फिंगर ने ट्रिगर को अनलॉक किया। बीस्ट ने कंट्रोल लेना शुरू किया। वोश। बाईं कान में चुभने जैसी आवाज आई। एक गोली सीधे उसकी ओर। उसने लास्ट सेकंड में बॉडी टिल्ट किया। गोली सिर्फ उसकी स्किन को छूकर थिन मेटल वॉल के पीछे जा पड़ी। उसका पैर अपने आप हिला। बुलेट से दूर जाकर उसे गाइड कर रहा था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली गोली फायर की। बैंग। वेयरहाउस में चीखें गूंज उठी। एक आदमी अपनी लेग पकड़कर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसी समय एक गोली उसके सिर में लगी। क्लीन और इंस्टेंटेनियस किल। केवल 10 मिनट में पूरा वेयरहाउस स्पार्क्स और गन पाउडर की स्मेल से भर गया। जो लोग उसके आसपास थे वे फर्श पर गिर गए। हर गोली ने टारगेट को सीधा मारा, कोई मर्सी नहीं। डक शूट, डक डक शूट, बैंग डक बैंग। एक पागलपन भरे राक्षस की तरह अनन्या बिना हेजिटेशन के गोली चला रही थी। हर गोली परफेक्ट हिट कर रही थी। उसकी आंखों में ब्लडलस्ट टेरिफाइंग थी। कोई सोच सकता था कि यह एक ट्रेन किलर है, वेल्थी और फ्रैजाइल एरिस नहीं। उसकी एम और स्पीड इनक्रेडिबल थी। वो कभी क्रेट से दूर नहीं गई। हर मूव पर्पसफुल था। फुटवर्क और मार्क्समैनशिप डेडली कॉम्बिनेशन थी। उन्होंने कभी किसी महिला को गुण के साथ ऐसा मास डिस्ट्रक्शन करते नहीं देखा। पिस्टल एट 5 o'clock, स्नाइपर एट 2, उसने खुद से कहा। एक और बुलेट उसके पास से वर्क करते हुए गुजरी। उसने तैयार होकर मार्क 19 को 5 o'clock की डायरेक्शन में एम किया, लेकिन गुण केवल क्लिकिंग नॉइजेस कर रही थी। नो मोर बुलेट्स। उसने लोडेड मार्क 19 पिस्टल्स क्रेट से निकालते हुए एम्प्टी वन साइड में फेंक दिए थे। अब उसने असॉल्ट राइफल निकाली। मार्क 19 की तरह प्रिसाइज कंट्रोल नहीं था। बुलेट्स जल्दी खत्म होते थे और रिकॉइल उसे पीछे फेंक सकता था। उसने पैर जमीन में गाड़ा और वुडन क्रेट के पीछे छिपी। गहरी सांस ली और माउथ से एक्सहेल किया। फिर उसने रैंडम फायर करने का निर्णय लिया। पहली गोली लीडर के पास से लगी। उसने डॉच किया, लेकिन बुलेट उसके पीछे वाले आदमी को लगा। लीडर चिल्लाया। अपने भाई को गिरा देखा। उसके घुटने लड़खड़ा गए। ब्रदर। स्नाइपर डिस्ट्रैक्टेड हो गया। यह उसकी पहली मिस्टेक थी। दूसरी, उसने अपनी डिफेंसेस वाइड ओपन छोड़ी। बिफोर ही कुड रिएक्ट, बुलेट उसके स्कल में लगी और दूसरी तरफ से निकली। 28 डाउन, 2 more to go, अनन्या ने सोचा और असॉल्ट राइफल को पिस्टल वाले आदमी की तरफ एम किया, लेकिन वो गायब था। उसने अपना गार्ड लूज किया। बैंग। एक बुलेट उसके सिर की तरफ उड़ रही थी। उसने जल्दी से डॉज किया, लेकिन गोली उसकी गर्दन को छू गई। ब्लड तुरंत बहने लगा। पहले के वुंड्स भी ज्यादा ब्लीड कर रहे थे। एड्रेनालिन धीरे धीरे खत्म हो रही थी और विजन ब्लर हो गई। उसने टीथ ग्रिट की। फोकस लूज नहीं करना था। एक और राउंड फायर्ड, लेकिन उसने बुलेट स्लो मोशन में देखे। फायर स्पार्क 3 o'clock से आया। बैंग। उसने डॉच किया और हेडशॉट मारा। आदमी गिरा और ब्लड पूल बना। वेयरहाउस का फर्श ब्लड से भरा हुआ था। गन पाउडर और आयन की स्मेल इतनी तेज थी कि नाक भर गई। डेड बॉडीज उसके सामने कुछ भी नहीं थे। यह दृश्य उसके लिए फेमिलियर था। 2 साल से डेली बेसिस पर विटनेस करती रही थी। माँ। लीडर स्निफ किया और नीज पर गिरा। लाइफलेस ब्रदर का सिर पकड़े। 29 डाउन, उसने खुद से कहा। हिडन बीस्ट पूरी तरह बाहर आ चुका था। वो पैथेटिक लीडर को टारगेट करने लगी जो पहले उसे थ्रेटन कर रहा था। 1 more to go, उसकी आवाज एरी और कोल्ड थी। अब यह उसके अंदर का डेमन था, खुद अनन्या नहीं। उसने असॉल्ट राइफल उठाई, फिंगर ट्रिगर पर होवर किया, बैरल ट्राइंग आदमी की तरफ। लेकिन तभी वेयरहाउस में 10 मैन घुस आए, प्रोटेक्टिव गियर में, बुलेट प्रूफ शील्ड्स वाले आगे, बाकी वेपन्स लिए पीछे। हेलीकॉप्टर्स हवा में घूम रहे थे। कार सराउंडिंग, हेडलाइट्स अंदर फिल्टर हो रहे थे। लाइट ने उसकी आंखें कवर करवा दी।
सैकड़ों फुटस्टेप्स के केओटिक नॉइस के बीच एक फुटस्टेप्स अलग दिखा, हेवियर और ऑथोरिटेटिव। उसने हार्ट में महसूस किया कि फैमिलियर और पास आ रहा है। उसने अपनी हैंड हटाई और हाथ स्किप हुआ। फुल ग्लोरी में वॉकिंग, लॉन्ग लेग्स, सूट जैकेट हवा में फ्लटर कर रहा था। हेयर स्वेप्ट, वही आदमी जिसे उसने प्यार किया, वही जिसे उसने हर समय याद रखा। उसके पास होने से उसका दिल काम हुआ। वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। चैप्टर 104। पूरे आर्मी को उसके पीछे भेजो। अगले सामने खड़ा था, हाथ अपने सामने की जेबों में रखे हुए। एक ऐसा शख्स जिसकी शक्ल और मौजूदगी किसी देवता को भी शर्मा दे। वो सच में इतना आकर्षक था। शिवांश, उसने धीरे से फुसफुसाया। आंखें चौंधिया गईं और उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वो राक्षसी लालच जो पहले उसकी आंखों में था, अब धीरे धीरे गायब हो गया। वो तेजी से पलकें झपकाने लगी। तभी उसने पूरी तरह से अपनी संयम वापस पाया। उसकी आंखें कमरे में भरे सैकड़ों लोगों की ओर गईं, जिनके हाथों में बंदूकें थीं। उसने चारों तरफ देखा और फर्श पर पड़े बेहोश शरीर देखे। तेज गंध से उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने निगलते हुए जाना कि ये सब कौन कर सकता है। शिवांश शब्द ही नहीं ढूंढ पा रहा था। वह उस खून से लथपथ महिला को देख रहा था, जो सुबह ही उसकी गोद में सुरक्षित बैठी थी। जब वो कुछ दूरी पर आया, उसने कई गोलियों की आवाजें सुनी। उसने सोचा कि शायद वो बहुत देर से आया, और जैसे ही गोलीबारी धीमी हुई, उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने उम्मीद की थी कि फर्श पर उसका शरीर पड़ेगा, खून से लथपथ। वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी आंखें जिंदा नहीं रहेंगी, होंठ नीले होंगे और शरीर गोलियों से भरा होगा। लेकिन राहत की लहर उसके दिल में दौड़ गई जब उसने देखा कि वो जीवित है। अब उसका मन शांत हुआ कि वो सुरक्षित है। वो फर्श पर पड़े शवों को देख रहा था। कुछ लोगों के सिर में केवल एक गोली लगी थी। ये एकदम सटीक शॉट था। उसने अनन्या के हाथ में असॉल्ट राइफल को देखा और देखा कि उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। उसने खुद ही गोलियां चलाई थीं। अनन्या ने देखा कि उसकी नजर राइफल पर केंद्रित है। डर के कारण उसने तुरंत बंदूक नीचे रख दी और लाउड क्लैक की आवाज खामोश गोदाम में गूंजी। शिवांश ने उसे पहले ही दिखाया था कि वो अपने दुश्मनों के साथ कितना निर्दयी है, और उसने डर दिखाकर जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो नहीं जानता था कि वो उसके अंदर छुपी हुई राक्षसी शक्ति को कैसे स्वीकार करे। अनन्या का दिल टूटने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हट गई, अपने शरीर को छोटे और नाजुक गुड़िया जैसा बनाकर। मैं उसने खुद से कहा, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। उसका खून का लालच अब पूरी तरह गायब था। अब सिर्फ डर और दर्द बाकी था। उसके पैरों ने कांपना शुरू कर दिया। वो खुद को घायल बिल्ली की तरह महसूस कर रही थी, जिसे अपनी चोटों को चाटना पड़ रहा हो। कुछ बोलो, उसने धीरे से फुसफुसाया। हालांकि वो जानती थी कि वो उसे सुन नहीं सकता। इतनी देर खामोशी में रहने के कारण उसका आत्मसम्मान बिल्कुल खत्म हो गया। उसने अपनी आंखें झपकाई ताकि आंसू न गिरे। पेट को और कसकर पकड़े हुए उसने नजरें नीचे कर ली। यही समय था जब अभय मल्होत्रा, रिया का छोटा भाई, ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उसने देखा कि अनन्या की हालत खराब है और शिवांश केवल खड़ा है। उसने अपने भाई को हल्के से धकेला और फुसफुसाया, बस खड़े मत रहो, जाओ और अपनी महिला को बचाओ। क्या तुम नहीं देख रहे कि वो घायल है? शिवांश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। उसकी शुरुआत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो तेज चलने लगा। अनन्या, उसने धीरे से कहा और अपनी भारी सूट जैकेट उतारी। हवा में झूलते हुए जैकेट उसने उसके कंधों पर डाल दी। तुरंत उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा, मानो उसकी हड्डियां भी टूट जाएं। तुम सुरक्षित हो, मैं यहां हूं। ये पहला शब्द था उसके दिल की राहत का। अगला शब्द शायद माफी और प्यार का मिश्रण था, लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे। शिवांश ने याद किया कि अनन्या ने कितनी बार चाकू और बंदूक का इस्तेमाल किया था। फिर भी फर्श पर पड़े लाशें और उसकी खून से सनी आंखें देखकर वो दंग रह गया। यह वही महिला है जिसे वो जानता था। अनन्या उस गर्माहट भरी बाहों में आश्चर्यचकित थी। उसके हाथ अभी भी पेट पर लिपटे हुए थे। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शिवांश की गोद में बेहोश हो गई। पीछे से दूर आवाजें आती रहीं, लेकिन अब उसकी दुनिया पूरी तरह से काली और शांत हो गई। चैप्टर 105 नेवर फॉरगेट। एक हफ्ता गुजर गया और अनन्या अभी भी बेहोश थी। क्यों नहीं जाग रही? शिवांश इम्पेशेंट हो गया था इस लैक ऑफ प्रोग्रेस से। वो उसके हॉस्पिटल रूम में लगातार आगे पीछे पेसिंग कर रहा था। पिछले 7 दिनों में वो दिन रात इसी पाथ पर चलता रहा। उसने अपने दांत पीसते हुए जबड़ा कस लिया। उसे ये जगह नफरत भरी लग रही थी। हॉस्पिटल का फेमिलियर स्मेल उसे लास्ट टाइम याद दिला रहा था जब अनन्या हॉस्पिटल में आई थी। 2 बार। वो 2 बार देर से पहुंचा था और दोनों बार किसी ने उसे हार्म किया था। अपने फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने बाल कई बार हाथ से किए, जो हमेशा बेवस्था से रह गए। वो कभी सो नहीं पाया और अनन्या की करंट कंडीशन के कारण पिछले हफ्ते लगभग हर मिनट वो जागता रहा, जो कंपोज, डोमिनियरिंग और कैलकुलेटिव सीईओ इमेज के लिए जाना जाता था। वो कहीं नहीं दिख रहा था। शिवांश पूरी तरह एग्जॉस्टेड था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे और भारी बैग्स बन गए थे। वो खुद भी महसूस कर रहा था कि उसने एक डेकेड एजिंग एक्सपीरियंस कर लिया है। बस उसके जागने का इंतजार करते हुए उसने अपना सिर उठाया और बेड पर मोशनलेस अनन्या की तरफ देखा।
उसका दिल प्रिक कर रहा था जब उसने देखा कि उसकी सुंदर आईलिड्स अभी भी बंद थी। उसे वह रात याद आ गई जब उसने उसे वेयरहाउस में पाया था। उसने रिलीफ महसूस किया कि वह अलाइव थी, लेकिन तुरंत रिप्लेस्ड हुआ टेरर ने जब वो बेहोश हो गई। चाहे उसने उसे कितनी कोशिश से जगाने की कोशिश की, उसकी आईलिड्स टाइट बंद थी। उसने कभी इतना डर महसूस नहीं किया था किसी को खोने का, जितना उस रात। जब उसने रिलक्टेंटली उसे छोड़ा तो वो खुद उसकी खून से लथपथ हो गया। वो दूसरी बार था जब वो उसके सामने फेंट हुई थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने सच में सोचा कि वो उसे खो सकता है। उस रात वो भयानक रूप से पेल थी और उसके फिंगर्स नीले पड़ रहे थे। उसके एक्सेसिव ब्लड लॉस और ब्रूज्ड बॉडी के कारण उसने हॉरर महसूस किया जब नए डॉक्टर सर्जरी रूम में मिड ऑपरेशन एंटर हुए। उसकी हेड, नेक और एब्डोमेन की इंजरीज क्रिटिकल थी। जब वो एंक्शियसली ऑपरेटिंग रूम के बाहर इंतजार कर रहा था, मेमोरीज उस रात की लगातार उसके दिमाग में फ्लैश हो रही थी। वो कभी नहीं भूल पाएगा कि उसका दिल कैसे थम गया जब उसकी आइज रोल हो गई और उसका बॉडी उसके ऊपर स्लम्प कर गया। वो कभी नहीं भूल पाएगा कि उसने उसे हार्ट ब्रेक के साथ देखा, क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट किया था और उसके पैर वहीं जमे हुए थे। पिछले 7 नाइट्स वो एक्स्ट्रा बेड पर लेटा हुआ था जो अनन्या के हॉस्पिटल रूम में लगाया गया था। अपने सभी डिसीजंस पर रिग्रेट करता रहा। उसने रिग्रेट किया कि उसने देर से आकर टाइमली कंफर्ट नहीं दिया। उसका डिस्ट्रॉट एक्सप्रेशन, उसकी इनिशियल लैक ऑफ एक्शन के कारण वो उसे हमेशा याद रहेगा। 2 हफ्ते बाद बीप 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 अनन्या ग्रोन करती है, इंक्रीजिंगली इरिटेटेड उस ऑब्नॉक्शियस साउंड से। ये क्यों नहीं रुकता? उसने पैन में अपना हाथ मूव किया। उसका बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक ने उसे रन ओवर किया हो। हर जगह दर्द था, खासकर सिर में। उसने बैकग्राउंड में लाउड क्रैश सुना। कुछ बड़ा टूट गया लग रहा था। उसके बाद क्लोथ्स की शफल और वॉल से थर्ड जैसी आवाज आए, जैसे किसी बॉडी को फोर्सफुली धक्का दिया गया हो। 2 हफ्ते हो गए और तुम अभी तक उसकी कंडीशन स्टेबलाइज नहीं कर पाए? कितने इनकॉम्पिटेंट और यूजलेस हो। एक फेमिलियर वॉइस रॉ करता है, प्रीडेटर की तरह। शिवांश गे, काम डाउन, एस सर, प्लीज काम डाउन, बम। कुछ रफ वॉल से टकराया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पंच मारा हो। शिवांश गे, स्टॉप इट। डॉक्टर हीलिंग प्रोसेस फास्ट नहीं कर सकते, चुप। उसने ग्राउल किया और अपनी छोटी सिस्टर को फोर्सफुली हटाया। वो येल्प करती है, स्टम्बलिंग ओवर हील्स। अब है जो क्वाइटली साइड में खड़ा था, उसे स्टेबलाइज करता है और अपनी आइज नैरो करता है अपने भाई को देखते हुए। शिवांश गे, तुम्हारा बिहेवियर एक्सट्रीम है। अब है फ्राउन करता है। वो कभी नहीं देख पाया कि उसका ओल्डर ब्रदर इतना लूज कंपोजर कर सकता है। ब्लड शॉट आइज, डिशेवल्ड हेयर और क्रूकट सूट। शिवांश टोटल मेस लग रहा था। अभय ने देखा कि वो हमेशा काम बिफोर स्टॉर्म रहा है, बच्चा होने से ही स्टोइक। इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स फर्स्ट हॉस्पिटल में नहीं काम करने चाहिए। राजिट, इनकी लाइसेंस रिवोक कर दो। एक क्वाइट वॉइस सॉफ्टली बोली। ये नेसेसरी नहीं। उसकी वॉइस टिमिड थी, स्क्रैची थ्रोट की वजह से डिहाइड्रेशन के कारण। सभी ने अपना हेड हॉस्पिटल बेड पर मोड़ा, जहां अनन्या बेली अपनी आइज ओपन कर रही थी। अनन्या ने सिर टिल्ट किया और रिया और अभय को देखा। उनके सिमिलर लुक्स थे लेकिन एक्सप्रेशन अलग। रिया ऑलमोस्ट क्राइंग, हैंड्स कवरिंग माउथ इन डिसबिलीफ। अभय नॉनशलेंट, नियरली बोर्ड एक्सप्रेशन। ऐसा लगता जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता कि अनन्या जागी या नहीं। शिवांश, ऑन द अदर हैंड, उसका लुक कंप्लीटली डिफरेंट था। उसने वेट लॉस किया था इन्फ्यूजन्स पर डिपेंडेंट रहने की वजह से। फेस अब स्वोलन नहीं था, लेकिन डेथ लाइक पैलर अभी भी था। फोरहेड और नेक बैंडेज थे। हेयर ऑयली और मेसी, 2 हफ्ते वॉश न होने की वजह से। डिस्पाइट फ्लॉड अपीयरेंस, शिवांश उसे देख रहा था जैसे कोई एंजल हेवन से डिसेंडेड। ऑस्ट्रक, अनन्या उसके लुक से सरप्राइज थी। वो अभी भी हैंडसम था, लेकिन पॉलिश्ड मैन नहीं। सूट रिंकल्ड, हेयर एवरीवेयर, आईज डीपली अपसेट। उसे देख रहा था जैसे कोई एंजल हेवन से डिसेंडेड। ऑस्ट्रक, अनन्या उसके लुक से सरप्राइज थी। वो अभी भी हैंडसम था, लेकिन पॉलिश्ड मैन नहीं। सूट रिंकल्ड, हेयर एवरीवेयर, आईज डीपली अपसेट। अनन्या ऑकवर्डली शफल करती है। जी गुड मॉर्निंग, वो क्रोक करती है, रिमाइंडिंग देम कि वो रियल है। ओ फाइफे, रिया नियरली सॉबिंग, वॉकिंग टूवर्ड्स हर आर्म स्प्रेड। डू इन द आफ्टरनून, वो जोड़ती है, ओवरवेल्म्ड इमोशंस में। आई एम सो ग्लैड यू आर अवेक, ओ। शिवांश rushes and pushes Ananya aside, wrapping her in tight hug. Ananya stiff, arms limp, ear pressed to his chest. Hear his heartbeat, arms quiver and tighten around her, refusing to let go. Eyes soften. दोनों डर रहे हैं एक दूसरे को खोने से। Shivansh, her voice muffled. I'm not letting you go, he said, already guessing what she would say. But I'm thirsty, she softly coaxed. He finally relented. Thirsty for that D, Rhea grumbled under her breath. Abhay smacks her shoulder, shocked. Seriously? कहाँ से सीखा ये सब? Abhay hisses. None of your business. Ananya cross arms. Shivansh moves to sit bedside, loosely wrapping around Ananya's waist. You heard her. She wants water. He instructs siblings as if they were his maids. Abhay lazily to Rhea, go get water.
Rhea shocked, refuses, insists कि फाइफे को water चाहिए. Rajat walks out, fetches cup of water, returns in few seconds, handing it to Shivansh. The water dispenser literally outside the door. Rajat internally eye rolls. Chapter 106 Her body pushed to the limit. शिवांश ने पानी लिया और धीरे धीरे अपनी बाहों में मौजूद प्रेशियस वुमन को दिया. ध्यान से. शायद बहुत गर्म हो. अनन्या ने उसे इग्नोर किया और कप झपटकर एक गल्प में खत्म कर दिया. शिवांश ने कप वापस लिया और अपने सेक्रेटरी को रिफिल करने के लिए दिया. राजट ने अपने नए वाटर बॉय वाले काम पर फ्राउन किया, लेकिन फिर भी पानी लेने गया. कहीं दर्द हो रहा है? शिवांश ने पूछा, उसके मैसी फ्रिंज को हटाते हुए, जिससे उसके फोरहेड पर मोटा व्हाइट बैंडेज दिखा. ये देखकर उसके लिप्स में फ्राउन आया. नहीं, अनन्या कर्टली बोली, उसे दूर धकेलते हुए और आंखें नीचे गिराकर. उसे याद आया शिवांश का एक्सप्रेशन जब उसने ब्लडशेड देखा था. यहां बैठकर वो उसके कहने का इंतजार कर रही थी कि वो इतनी क्रेजी और अनकंट्रोलेबल वुमन नहीं चाहता. शिवांश ने देखा कि उसने अपनी गेज नीची कर ली और साइड. उसके आर्म्स एम्प्टी लग रहे थे उसके बिना. वो फिर से डिस्टेंसिंग कर रही थी. वो जानता था कि यह पार्टली उसकी गलती थी, लेकिन वो जानता था कि उसने पहले भी उसके वॉल्स तोड़े थे. फिर से ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा. तुमने गन व्हील्ड करना कहाँ सीखा? उसने जेंटल टोन में पूछा. उसके आईज एडमायरिंगली वार्म थे सिर्फ उसके लिए. वह चाहता था कि अनन्या ओपन अप करे. ये यांग सिबलिंग्स को शॉक कर गया, जो खुद विटनेसिंग कर रहे थे इस साइट को. भले ही रिया पहले ही देख चुकी थी उसके हैंडपैक्ड ब्रदर का ट्रीटमेंट, फिर भी ये देखकर सरप्राइज थी. अभय ने अपने ब्रदर को देखा. उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो इतनी फॉन्डनेस दिखा सकता है. पैम्परिंग लवर के बारे में किसने सोचा होगा? सच छिपाने की कोशिश मत करो. अगर तुम मुझे सब नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. मुझे डार्क में रखने की परमिशन नहीं है, उसने डिमांड किया, कोई ऑब्जेक्शन की जगह न छोड़ते हुए. अभय ने अपने ब्रदर को इनक्रेजुलसली देखा. हे बडी, मुझे लगता नहीं कि हमें प्रोवोक करना चाहिए उस क्रेजी वुमन को जिसने एक रात में 29 मेन को मार डाला. अनन्या ने सिर उठाया और उन्हें देखा, फिर बाकी यांग सिबलिंग्स और रजत को दूर पर कप के साथ. उसके वर्ड्स सुनकर उसने जाना कि अब सच डिले नहीं कर सकती. साई करते हुए उसने हॉस्पिटल रूम में काउच की तरफ जेस्चर किया. बैठो, लंबी कहानी है, उसने मटर किया. शिवांश ने हॉस्पिटल बेड एडजस्ट किया ताकि वो कंफर्टेबली बैठ सके, और खुद उसके पास कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गया. वो ओवरप्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह उसके ऊपर हॉवर कर रहा था, और अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे. राजट ने सेंस किया कि यह प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए सिक्योरिटी को इंश्योर किया कि कोई रूम के पास ना आए, और खुद लॉक्ड डोर पर खड़ा रहा. रिया बहुत सरप्राइज थी यह जानकर कि उसकी फाइफे गन व्हील्ड कर सकती है. वे साथ बड़ी हुई थी और एरएसएस के तौर पर बेसिक सेल्फ डिफेंस आती थी. उसके ब्रदर का फाइफे की गन एबिलिटी पूछना रिमार्केबल लग रहा था. क्या यह उस टाइम से रिलेटेड है जब वो गायब हुई थी? वो बहुत क्यूरियस थी कि उसकी फाइफे मिस्टेरियसली 2 साल तक बिना कोई नोट या वर्ड छोड़े कहाँ वैनिश रही. उसने बस चली गई. कोई बिलोंगिंग्स नहीं लिया, वॉलेट या सेलफोन तक नहीं. अनन्या ने टिंटेड ग्लास विंडो की तरफ देखा, जैसे उसके किंकिन और ब्रदर काउच पर बैठे. उसने अपनी हैगर्ड रिफ्लेक्शन, फोरहेड के व्हाइट बैंडेजेस और होलो चीक्स देखे. अभय ईगरली बैठ गया, ईयर्स अलर्ट उसकी क्रेजी स्टोरी सुनने के लिए. अब वो उसकी एबिलिटीज से अवेयर था. मोस्ट किल्स क्लीन शॉट्स थे, इंस्टेंट डेथ. ये टाइप की वुमन अंडरवर्ल्ड के लिए सूटेबल थी. वो लंबे समय से एम्ब्रॉयड था, लेकिन कभी किसी इनएक्सपीरियंस्ड को रूथलेस रैम्पेज करते नहीं देखा. लेकिन उसके पॉसेसिव और ओवरप्रोटेक्टिव ब्रदर की वजह से शिवांश कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो किसी डेंजर की तरफ इवन एक स्टेप बढ़ाए. अभय को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, सिर्फ रिया ने बताया था, और उसके ब्रदर ने एंश्योर किया कि फैमिली में कोई भी उसकी बैकग्राउंड चेक नहीं कर सके, भले ही जोरवर एक्नॉलेज करे. लेकिन और भी विमेन क्वालिफाइड थी उसके ब्रदर की वुमन बनने के लिए, और उनकी रेप्यूटेशन बेटर थी. अनन्या ने शुरू किया. 2 साल पहले मैं अपनी सैनिटी की ब्रिंक पर थी. मेरी लाइफ अल्कोहल, एंटीडिप्रेसेंट्स और इरा को डाउनफॉल करने की प्लॉटिंग से भरी थी. मैं पूरी तरह मेस थी. उसकी वॉइस लो और हेजिटेंट थी. वो पास्ट नहीं याद करना चाहती थी, लेकिन इग्नोर करने से वो और वापस आती. उसे पता था कि एब्रेस करना बेटर है. मैं भूल गई थी कि मैं कौन थी. मैंने कॉन्फिडेंस खो दिया था, जिस पर मेरी फाउंडेशन बिल्ट थी. उसने हेड उठाया और विंडो की तरफ देखा. स्काई ब्यूटीफुल था, पिक्चरेस्क, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट उसके टेंटेड पास्ट के साथ. मुझे एस्केप चाहिए था, सब कुछ छोड़ना. मैं यहां नहीं रहना चाहती थी. मुझे चेंज चाहिए था. उसने ग्रैंडफादर के साथ कॉन्फ्रंटेशन याद किया. उसने अपनी स्किल्स, पावर, ऑथोरिटी मिसयूज की थी. तो मैं चली गई. वो याद करती है ब्लैक वैन में चढ़ना, सिर्फ क्लोथ्स के साथ. मैं प्रॉपर नहीं सोच रही थी. मुझे नहीं कह था कहाँ जाऊं, क्या करूं. बस एस्केप करना था, मुंबई छोड़ना और कभी वापस न देखना. पहले नहीं पता था कहाँ जाए, बस ग्रैंडफादर की अरेंजमेंट फॉलो किया. मल्होत्रा सिबलिंग्स क्वाइटली सुन रहे थे, एंटिसिपेटिंग कि उसने 2 साल में क्या किया. ग्रैंडफादर जानता था कि मैं प्रिकेरियस सिचुएशन में हूं. ओब्रॉय प्राइवेट आर्मी फॉर्मिडेबल था,
मुझे सेफ जगह चाहिए थी हील होने के लिए। उसने अपने कनेक्शंस यूज किए और मुझे हिडन रखा, जहां कोई हैकर्स, असैसिन्स, मर्सनरीज या एनिमीज ट्रैक नहीं कर सके। मैं मिलिट्री में सुरक्षित रही, माइंड और बॉडी स्ट्रेंथन करते हुए, क्योंकि उसके अंदर कई डीमंस थे। उसने इंटेंसिव ट्रेनिंग की, लाउड ड्रिल सार्जेंट्स के साथ उसका बॉडी लिमिट तक पुश्ड हुआ। माइंड स्टेट के कारण जब उसने पहला गन उठाया, वो परफेक्ट वेपन बन गई। बिना हेजिटेशन किल करना सीख लिया। अगले 2 साल मैं मिलिट्री में रही। मैं फ्लोरिश कर रही थी बिना आइडेंटिटी या बैकग्राउंड पर रिलाई किए। ग्रैंडफादर की मिलिट्री इन्फ्लुएंस अनराइवल्ड थी। मैं स्टैंड आउट नहीं होना चाहती थी। केवल हाईएस्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस वाले जानते थे कि मैं कौन हूं। मैं मुंबई वापस नहीं आना चाहती थी। मैं वहां रहना चाहती थी, मिशंस पर काम करती। वो याद करती है ग्रैंडफादर से कहने का कि वापस नहीं आना, और अगले दिन उन्होंने मिलिट्री कॉम्पाउंड में जाकर उसे शहर ले आए। हायर अप्स को स्कोल्ड किया, जिन्होंने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। उसने रूथलेस स्ट्रैटेजी सीखी थी बिजनेस वर्ल्ड से, मार्क्समैनशिप के साथ। अगर मिलिट्री करियर परस्यू किया होता तो बहुत दूर जाती। कामली रिलीज किया गया, लेकिन उसके लीविंग का एंड नहीं था। लेकिन तुम वापस आए क्यों? रिया ने पूछा। अनन्या ने जवाब दिया, ग्रैंडफादर वांटेड मी बैक एज कंसल्टेंट। आई कॉन्टैक्ट अवॉइड किया, यही मेजर रीजन था। शिवांश समझ गया कि उसने अभी भी कुछ सीक्रेट रखा है, लेकिन उसने बेबी स्टेप्स में कुछ शेयर किया। इनफ फॉर नाउ, प्राइवेट डिस्कशन बेटर होगी जब अननोइंग सिबलिंग्स नहीं हो। रिया और अभय प्रीऑक्यूपाइड थे अपने माइंड्स में पजल पीसेस फिट करने में। चैप्टर 107 आई वुड फाइट टू द डेथ। अभय कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन हेजिटेट किया। कुछ सेकंड्स केयरफुल सोचने के बाद उसने फाइनली पूछा, क्या तुम वापस मिलिट्री जाने का प्लान कर रही हो? फ्लोरिश का मतलब क्या था? क्या तुमने वहां नेटवर्क एस्टैब्लिश किया? वो क्यूरियस था कि वो कौन कौन से बेनिफिट्स ला सकती है, सिर्फ जोरवर की फेवर्ड ग्रैंडडॉटर होने के अलावा। भले ही वो उसे चाइल्डहुड में जानता था, वो अभी भी कन्विंस्ड नहीं था कि वो फ्यूचर मैडम मल्होत्रा बनने लायक है। अनन्या उसके सवाल से सरप्राइज नहीं थी, लेकिन रिया ने उसे शोल्डर पर वैक किया। क्या तुम इम्प्लाई कर रहे हो कि मेरी फाइफे फैमिली में शामिल होने लायक नहीं है कनेक्शंस के बिना? वो ऑलरेडी अच्छी है, उसने फूला। अपसेट कि उसका ब्रदर उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को बिलिटल कर रहा है। मैंने किया, अनन्या कर्टली बोली। अभय ने स्मर्क किया, तो वो उतनी यूजलेस नहीं थी जितना उसने सोचा था। तुम्हारे कनेक्शंस कितने पावरफुल हैं? मिलिट्री रैंक क्या है? अभय ने उसे प्रेस किया, क्यूरियस कि क्या वे उसकी रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं। मल्होत्राज एक पावरफुल फैमिली थी, और उन्होंने डेकेड से पावरफुल प्लेसेस में डीप कनेक्शंस नर्चर किए, लेकिन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैकिंग होने से उन्हें अनटचेबल बना देता। अनन्या गेस्ट उसके थॉट्स। वो उसके सामने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ टर्न हुई। मैं उन्हें अनजस्ट चीजों के लिए नहीं यूज करूंगी, उसने फर्मली कहा, बिना बच किए। अभय ने अपनी इजी गोइंग स्माइल ड्रॉप कर दी। अनजस्ट चीजों के लिए नहीं यूज? हे, हम बिजनेसमैन भी अनजस्ट चीजें करते हैं। तुम मेरे ब्रदर के लिए कुछ नहीं करोगी जैसा उसने तुम्हारे लिए किया? उसने पूछा। क्या वो शिवांश के टाइम और एनर्जी लायक है? अगर वो फैमिली बिजनेस में हेल्प नहीं कर रही तो मैरिज का पॉइंट क्या है? मेरे फीलिंग्स शिवांश के लिए तुम्हारे या फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। किसने हमारे फैमिली रिसोर्सेज एग्जॉस्ट किए तुम्हें ढूंढने के लिए? किस फैमिली के लोग तुम्हारा मेस क्लीन कर रहे थे? तुम्हारे किडनैपर को कहां रखा गया? हमने लॉज वायलेट किए सिर्फ तुम्हारे लिए। अभय फ्यूरियसली बोला, सोचते हुए कि उसका ब्रेन कितना स्लो है। वे मल्होत्रास थे, कोई उन्हें मेस नहीं कर सकता, इसलिए उसने थोड़ा एग्जैजरेट किया। फिर भी वो एंग्री हो गया। वो सपोज टू स्मार्ट थी। वाई डेंस इज माई ब्रदर? अनन्या ब्लिंक करके शिवांश की तरफ देखी, माउथ ओपन। उसने यह उसके लिए किया? किडनैपिंग सेल्फ डिफेंस में क्लासिफाइड होगी और वो ग्रैंडफादर की मदद के बिना वॉक अवे कर सकती थी, लेकिन शिवांश ने पहले ही इतना कुछ किया था। क्या तुम सोच रही थी कि मैं तुम्हें कॉप्स के हवाले कर दूंगा? शिवांश म्यूज्ड, उसका परप्लेक्स्ड एक्सप्रेशन अम्यूजिंग लगा। उसके वर्ड्स सुनकर अनन्या इमीडिएटली गिल्टी फील की, जो उसने पहले कहा, लेकिन अब टू लेट था। शी कुड ओनली अटेम्प्ट टू फिक्स इट। तो भविष्य में हमारी मदद के बारे में क्या सोचती हो? हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अभय ने नोटिस किया मूड चेंज। उसने डिसाइड किया कि वाटर्स टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसने माइंड बदला या नहीं। उसने उसे ग्रो होते देखा था, इसलिए उसकी रेपुटेशन बिल्कुल ट्रूथफुल नहीं थी। मिलिट्री में जो भी कनेक्शंस बनाए हैं अभी यूज के लायक नहीं है, क्योंकि पावरफुल नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बेटों और बेटियों से एक्वेंटेड हूं। मटेरियल है लीवरेज करने के लिए, लेकिन तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वे पोजीशन इनहेरिट नहीं करेंगे। अनन्या ने रिलेंटेड। अब वो सोच रही थी कि उसके कनेक्शन शिवांश की मदद नहीं कर पाएंगे। उसने शिवांश को देखा, जो रिलैक्स्ड था, जैसे उसे क्या नहीं था कि वो मदद कर सकती है या नहीं। लेकिन उसने कुछ फ्लिकर देखा उसकी आइज में और अनसर्टेनिटी महसूस किया। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ, मैं आई वुड फाइट टू द डेथ फॉर यू। ब्लश उसके चीक्स पर आ गया, जो उसने अभी कहना चाहा। उसके लिए एम्बैरेसिंग था। रूम में लोगों के सामने डिक्लेरेशन करना मुश्किल था। जब उसने सडनली डिसाइड किया कि वो अपनी कनेक्शंस रिवील करेगी,
शिवांश ने चेस्ट में बबलिंग फील किया। उसने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो उसकी आईज में देखेगी, ऑलमोस्ट अपने फीलिंग्स रिवील करेगी। वो ऑलरेडी जानता था कि वो क्या कहने वाली है। लिप्स का एज टिल्टेड अप इनटू अ स्मर्क। सिटिंग के दौरान उसने हैंड्स को खुद पर रखा। अब उसने आर्म उसके शोल्डर पर रखा और जेंटली उसे क्लोजर टक किया। उसने फर्म रहकर रेजिस्ट किया। शिवांश ने उसकी रिलक्टेंस पर चकल किया। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। ठीक है, ये सिंपल फूल्स को सुनने की जरूरत नहीं है, उसने स्मूथली एश्योर्ड किया। रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रही थी। वो अंदर से बहुत गिडी फील कर रहा था। लाइफ का बेस्ट प्रेजेंट मिला। क्योंकि वो मूव नहीं करना चाहती थी, उसने डिसाइड किया कि वो मूव करेगा। लीनिंग क्लोज, उसने विस्पर किया। लेकिन मैं सुनना चाहता हूं, तुम क्या कहना चाहती थी? उसने शिवर किया। उसका वार्म ब्रेथ टिकल्ड कर रहा था। वो नजरें फेरकर उत्तर देने से इनकार कर रही थी। उसका स्माइल वाइडन हुआ। सो शी इज ओनली लाइक दिस व्हेन एम्बैरेस्ड। गेस आई शुड मेक हर ब्लश मोर, उसने सोचा। फॉन्ट स्माइल मेंटेन करते हुए, मैं नहीं बताने वाली, उसने स्टबनली कहा, आर्म्स क्रॉस्ड और ब्लश इंटेंसिफाइड। अभय ने साय किया। एल्डर ब्रदर इतना हैप्पी था, चाहे उसने कुछ कहा या नहीं। हैंडपेक्ड शिवांश। अब इनेविटेबल था कि वो सिस्टर इन लॉ बनेगी। वो सोचा कि सपोर्ट करना चाहिए और एंश्योर करना चाहिए कि वो शिवांश के साइड में रहे। भले ही ज्यादा कंट्रीब्यूट न कर सके, लेकिन कम से कम वो उसे बहुत हैप्पी कर रही थी। अचानक शिवांश के वर्ड्स अभय के दिमाग में क्लिक हुए। हे, सिंपल फूल किसको कहा? उसने आयु किया। ऑब्वियसली वो तुम्हें रेफर कर रहा है। यू गे, रिया ने आंखें घुमाई। लास्ट टाइम चेक्ड, सीओ कीन, मैं मिरर नहीं हूं। अभय ने स्नॉट किया। थैंक गुडनेस, नहीं तो तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन देखकर क्रैकिंग आ जाता, रिया ने रिजॉर्ट किया। जैसे ही अभय बोलने वाला था, सिक्योरिटी टीम का मेंबर डॉ पर नॉक किया। राजित ने इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर्स आए हैं अनन्या को चेक करने। क्योंकि वो फाइनली अवेक थी, शिवांश ने जेस्चर किया कि उन्हें आने दो। डॉ ओपन हुआ और हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स का टीम आया। न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हेड्स भी मौजूद थे, जिन्होंने ऑपरेशन किया था। रिया स्टिफ हुई फेयर में, माउथ ओपन। ग्रुप में फेमिलियर डॉक्टर भी था, जो उसे शिवांश के साथ बहुत ट्रबल में डाल सकता था। चैप्टर 108, तुम्हारी औरत। बांद्रा के एलिट हॉस्पिटल की वीवीआईपी फ्लो पर जबरदस्त सिक्योरिटी तैनात थी। डॉक्टर आर्यन राव, जो जोरावर ओबरॉय के निजी मामलों तक संभालते थे, मरीज की फाइल लिए खड़े थे। इतने साल वीवीआईपी रोगियों के साथ काम करने के बाद वो इस बात के आदी हो चुके थे कि असली पहचान छुपाई जाती है। उन्हें बस मेडिकल रिकॉर्ड्स दिए जाते और बाकी जानकारी मैनेजमेंट तक सीमित रहती। लेकिन जब अचानक कमरे में हलचल हुई, उन्होंने नजर उठाई और देखा सामने खड़े थे कुख्यात मल्होत्रा सिबलिंग्स। उनकी नजर सीधी जाकर टिक गई रिया मल्होत्रा पर, वही जिसने कभी उन्हें एक ब्लाइंड डेट सेट करवाई थी और वो डेट बुरी तरह फेल हुई थी। उन्हें याद आया, उस वक्त रिया ने कहा था कि उसकी एक दोस्त है, बहुत अमीर घर से, खूबसूरत और अच्छी नौकरी वाली। उसने नाम लिया था अनन्या ओबरॉय का। आरव को हल्का सा ख्याल था उसके बदनाम अतीत का, कबीर कपूर की एक्स फियांसे, शराबी लड़की। लेकिन जब वो अनन्या से मिले तो सारा नाम, सारी बदनामी झूठी लगी। वो अलग थी, लेकिन उसी ने उन्हें गलत नंबर थमा दिया था। उस दिन की बेइज्जती आज तक उन्हें चुभती थी। कमरे में मौजूद अनन्या अब उसी अस्पताल के बेड पर लेटी थी। काफी वक्त हो गया, डॉक्टर। आरव, रिया ने धीरे से कहा, नजरें अपने बड़े भाई और अनन्या के बीच घबराते हुए दौड़ाई। हाँ, वाकई, उस ब्लाइंड डेट के बाद मुलाकात नहीं हुई। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन आरव की आंखें अनन्या पर टिक गईं। फिर से मुलाकात हो गई। अनन्या ओबरॉय, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी माहौल बदल गया। शिवांश मल्होत्रा की आंखें ठंडी हो गई। उसने सब जोर घटा लिया था। उसकी बहन ने उसकी औरत अनन्या को ब्लाइंड डेट पर भेजा था। वो गुस्से से कांप उठा। उसकी नजरें रिया पर टिक गईं। रजत, इसे मेन मेंशन ले जाओ। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। रिया घबरा गई। भाई, प्लीज मेरी बात सुनो। मम्मी वैसे भी रोज शादी और करियर को लेकर ताने देती है। अगर मैं वापस गई तो मेरी खैर नहीं। लेकिन शिवांश ने कोई ध्यान नहीं दिया। बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। अनन्या को रिया का डरा हुआ चेहरा देख बुरा लगा। रिया ने क्या किया है? उसे क्यों सजा दे रहे हो? अनन्या ने पूछा। शिवांश अब भी आरव को घूर रहा था। उसने मेरी औरत को ब्लाइंड डेट पर भेजा। अनन्या भौचक्की रह गई। तो तुम इस बात पर गुस्सा हो? इतनी छोटी सी बात पर? वो समझ गई, ये सब एक पुरानी ब्लाइंड डेट को लेकर था। हम तब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, उसने झुंझलाकर कहा। ये सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। अभय मल्होत्रा हक्का बक्का रह गया। क्या ये लड़की उसके भाई को जानती तक नहीं? रिया को भी अजीब सी सच्चाई याद आई। एक समय के बाद अनन्या अचानक मल्होत्रा मेंशन आना बंद कर दी थी। शिवांश की आंखों में आग और बर्फ का मिलाजुला तूफान था। तुम्हें इतनी आसानी से कैसे भूल गई? उसकी आवाज भारी और चोटिल थी। अनन्या ने पलटकर उसी की तरह सख्ती से जवाब दिया। रिया बस मेरी मदद कर रही थी। वो मुझे आगे बढ़ने दे रही थी। बेवकूफी थी। ऐसे बेमानी रिश्ते तुम्हारा वक्त ही बर्बाद करते। शिवांश गरजा। अनन्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे अपनी ओर खींच लिया।
वो सीधा उसकी छाती से जा टकराए। दोनों की आंखों में आग थी, उसकी नजरें बर्फ की आंधी जैसी ठंडी और उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी तेज। इस टकराव में कोई झुकना नहीं चाहता था। कमरे का माहौल थम सा गया। चैप्टर 109 फ्रीकी इन बेड, जिद्दी गर्ल, शिवांश ने धीमे से कहा। उसे अनन्या से बगावत की उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतने लोगों के सामने इतनी हिम्मत दिखाएगी। अनन्या ने उसकी आयन चेस्ट पर उंगली मारते हुए हर शब्द जोर से बोला, यू विल रिलीज रिया, इज दैट क्लियर? उसकी लंबाई कम थी, ऊपर देखकर बोलना पड़ रहा था। उसे ये सिचुएशन बिल्कुल अनफेयर लगी। शिवांश की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। बाकी लड़कियां तो उसकी शैडो से डर जाती थी, लेकिन ये तो सीधा उसे चैलेंज कर रही थी। उसने झटके से उसकी उंगलियां पकड़ी और हल्का मोड़ दिया। दर्द से अनन्या की आंखें नम हो गईं, पर वो चीखी नहीं। उल्टा उसने अपने दूसरे हाथ से उसके चेस्ट पर धक्का मारा। डू यू रियली थिंक इससे मुझे हर्ट होगा? उसने ठंडी आवाज में कहा। शिवांश को उसकी जिद पर गुस्सा भी आया और दिल भी पिघला। उसने धीरे से उसकी उंगलियां छोड़ दी और मसाज करने लगा। स्टूपिड वुमन, बस मान तो ले कि पेन हुआ है। रिया को वापस मैंशन जाना होगा, उसने सख्त आवाज में कहा। पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं, रिया ने मुंह फुलाकर कहा, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। इट वॉज जस्ट वन बॉयफ्रेंड, नॉट मैरिज। अनन्या तुरंत बोली, शी इज एन एडल्ट, वो खुद डिसाइड करेगी कब घर जाना है। शिवांश उसकी तरफ मुड़ा, अगर तुम उसे स्पॉइल करती रहोगी तो वो कभी सीख नहीं पाएगी। अनन्या ने आंखें घुमाई, ओह प्लीज, तुम खुद ही तो उसे सालों से स्पॉइल करते आए हो। अभय सोफे पर बैठा सब देख रहा था, हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई मैरिड कपल अपनी डॉटर की परवरिश पर लड़ रहा हो। अनन्या ने माथा पकड़ा, रिया इतनी नाइव है, याद है जब वो आधी रात पपीज देखने चली गई थी बिना बॉडीगार्ड्स के? रिया सकपका गई, दैट वॉज जस्ट वन टाइम। अनन्या हंसी, और कैरेट वाला इंसिडेंट भूल गए क्या? कमरे में सब हक्के बक्के थे। नर्सें सोच रही थी, इज दिस हाउ रिच पीपल एक्ट? सो एबनॉर्मल। शिवांश ने फिर इशारा किया कि बॉडीगार्ड्स रिया को बाहर ले जाएं। लेकिन अनन्या ने घूरते हुए कहा, एब्सोल्युटली नॉट, शी इज स्टेइंग हियर विद मी। अनन्या, लास्ट टाइम कह रहा हूं, वो घर जाएगी, और मैं कह रही हूं कि तुम ऑफिस जाओ। तुम्हारे पास मीटिंग्स हैं, कंट्रैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। गो मिस्टर सीईओ। उसकी आवाज में हल्की मायूसी थी। रिया ने अंदर ही अंदर स्मर्क किया, थैंक्स टू माई बेस्टी, शी इज ऑलवेज माई सेवियर। शिवांश ने अनन्या का तकिया ठीक किया, चादर खींच कर दी, धीमे से बोला, I'd feel safer knowing I'm here with you। अनन्या ने मुस्कुराकर उसके गाल पर थपकी दी, ट्रस्ट योर मैन, they'll protect me। लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया, अपनी बड़ी हथेली में छुपाते हुए। Once I'm done with work, I'll come back ASAP। Until then, stay put। अनन्या ने चुनौती दी, and if I don't, उसकी आंखों में शरारती चमक आए। पनिशमेंट के 1000 वेज है स्वीट हार्ट, ऐसे कि तुम्हें मर्सी मांगनी पड़े। अनन्या के गाल लाल हो उठे। What if I like that pain? उसने पलटवार किया। शिवांश चौंक गया। वो शरारती मुस्कान के साथ बोली, टू कैन प्ले दिस गेम मिस्टर मल्होत्रा। शिवांश झुककर उसकी नाक पर हल्की टैप करता है और फुसफुसाता है, आर यू रियली दैट फ्रीकी इन बेड? अनन्या की आंखें चमक उठी और कमरे की हवा अचानक और भी गर्म हो गई। चैप्टर 110 व्हेन एम आई एक्सपेक्टिंग? मे बी आई एम, मे बी आई एम नॉट। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। उसकी स्वीट स्माइल देखकर शिवांश जैसे पागल हो गया, एकदम लव स्ट्रक फूल की तरह घूरता ही रह गया, जैसे पूरी दुनिया की सबसे प्यारी चीज उसे यही मिली हो। असल में तो वो अंदर ही अंदर जल रहा था कि कोई और अनन्या को डेट पर ले गया उससे पहले। लाइक सीरियसली, उसकी ही बहन रिया ने ये सब प्लान किया था, और उसे तो किसी ब्लाइंड डेट में गिनती तक नहीं मिली। अब जाओ अपनी कंपनी वापस और पैसा कमाओ। अनन्या ने उसकी चेस्ट पर हल्की पुश दी, मानो उसे बाहर निकलने के लिए मोटिवेट कर रही हो। लेकिन शिवांश तो मूर्ख पति जैसा फुलिश स्माइल लिए खड़ा रहा। उसने अनन्या की नाजुक उंगलियां पकड़ी और उन पर हल्का सा किस कर दिया। उसकी ब्राइट स्माइल देखते ही उसका गुस्सा जैसे हवा हो गया। इतनी रियली वो उस पर इतनी नरमी दिखाती थी, और शिवांश इस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहता था। ऑल राइट, आई विल गो, और मोर मनी फर्स्ट कमाकर लाऊंगा, उसने छेड़ते हुए कहा, फिर उसके गालों को पकड़कर माथे पर हल्की किस रख दी। इस एंगल से सबने साफ देखा, जैसे वो खुलकर क्लेम कर रहा हो कि शी इज माइन, ओनली माइन, बी गुड, ओके। उसने मन में तो चाहा कि अभी उसे इतना किस करे कि दोनों की सांसें थम जाएं। लेकिन कमरे में लोग भरे थे। अनन्या को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैंने पहले ही बिहेव करने का प्लान कर लिया है, अनन्या ने आंखें घुमाते हुए कहा। सिर हिलाकर वो बाहर जाने लगा, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स और रिया भी निकलने लगी। सच कहें तो वो बॉडीगार्ड्स ज्यादा थग्स लग रहे थे। दरवाजे तक पहुंचते ही शिवांश पलटा और रिया को सख्त नजरों से देखा। बहेव, अगर तुमने इसे परेशान किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती मैंशन ले जाऊंगा, समझी? रिया ने धीरे से मुंह बनाते हुए कहा। बुली, और फिर चुप हो गई कि कहीं भाई सुन न ले। वो झटके से अनन्या के पास आकर बैठ गई।
फाइफी, सीरियसली तुझे इसमें क्या दिखता है? इतना स्टबन आदमी। अनन्या हंस पड़ी। वो तुम्हारा भाई है और स्टबननेस तो तुम्हारी नसों में भी दौड़ती है। रिया ने हैरान होकर मुंह खोला, फिर पाउट बना लिया। फाइफी, मैं स्टबन नहीं हूँ। ये राइट। अनन्या ने आंखें घुमाई। रिया तुनक कर बोली, अगर ऐसे ही आंखें घुमाती रही तो परमानेंटली वैसी ही रह जाएंगी। अनन्या हंस दी। तुम तो बिल्कुल चाइल्डिश गर्लफ्रेंड जैसी हो। लड़कों को यही ट्रेट बहुत पसंद आता है। इतना कहकर उसने डॉक्टर्स की तरफ इशारा किया कि वो चेकअप शुरू कर सकते हैं। आरव राव, डॉक्टर और उनकी टीम ने पूरा चेकअप किया। रिजल्ट में कुछ सीरियस नहीं निकला, बस थोड़ा वीकनेस और मेलन्यूट्रिशन था। आरव बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा था, बावजूद इसके कि शिवांश का दबाव उस पर साफ था। लेकिन जैसे ही चेकअप खत्म हुआ, उसे बाहर भेज दिया गया। तभी एक बॉडीगार्ड 4 बैग खाना लेकर अंदर आया और अनन्या के बेड पर टेबल सजा दी। एंजॉय योर मील, मैडम, उसने झुककर कहा और निकल गया। अनन्या हैरान रह गई, इतने लग्जरी डिशेस, वो भी हॉस्पिटल में। रिया, ये तुमने ऑर्डर किया? पैकेजिंग पर लिखा था गोल्डन इन, एक ऐसी जगह जो सिर्फ 5 लोगों को दिन भर सर्व करती थी, और टेकआउट तो कभी पॉसिबल ही नहीं। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, नोप, ये तो पक्का मेरे स्टबन भाई की करतूत है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पुअर मैनेजर। उसे साफ अंदाजा था कि शिवांश ने अपने इन्फ्लुएंस से ये सब करवा दिया। खाने में सब हेल्थ रिकवरी वाले डिशेस, चिकन सूप, स्पिनच एग स्टर फ्राई, जिनसेंग चिकन, सब कुछ न्यूट्रिशियस। खूब पेट भरकर अनन्या फूड कोमा में जाने ही वाली थी कि रिया ने उसे हिलाकर जगा दिया। अब क्या है? अनन्या ने झुंझलाते हुए कहा। रिया की आंखें चमक रही थीं। फाइफी, मुझे सब बताओ, तुम और शिवांश की स्टोरी डिटेल में। पहला किस कब हुआ? कन्फेशन कैसे था? रोमांटिक था या नहीं? और तुम लोगों ने सेक्स किया या नहीं? When am I expecting a cute niece या nephew? अनन्या का सिर पकड़ लिया। किंग, एक सवाल में इतनी बातें। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, ओके सॉरी, बट प्लीज बताओ ना। ये पहली बार है जब तू इतने अच्छे मैरिज मटेरियल आदमी के साथ है। अनन्या ने गहरी सांस ली और शुरुआत से सब सुना दिया, पर्स से लेकर गिफ्ट वॉ, बैंक्वेट वाली डेट, और सारी रातें जब शिवांश उसके पास आया। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओ माय गॉड, मेरा भाई इतना रोमांटिक भी हो सकता है। वो हंसती, फिर अनन्या को गले लगाते हुए बोली, फाइफी, आई रियली एडमायर यू, तू फियरलेस है, और सच में ओनली यू कैन कीप शिवांश ऑन अ टाइट लीश। चैप्टर 111, इट्स द ट्रूथ। अनन्या ने रिया की सस्पिशियसली चमकती आंखों को गौर से देखा। रिया, हम अब बच्चे नहीं हैं। उसने हल्की झिड़की दी। पहले ही उसके इरादे भांप चुकी थी। हाँ हूँ, आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। रिया ने शीपश सी मुस्कान दी, मासूमियत से पलकें झपकाईं, जैसे कि वो रेड हैंडेड पकड़ी ही न गई हो। मैं हमेशा तेरे लिए आयु नहीं कर सकती, स्पेशली जब तू ही गलत हो, अनन्या ने हल्का हंसते हुए कहा। बट अनन्या, रिया ने ऑलमोस्ट बच्चे जैसी जिद की, जैसे कोई क्लिंगी चाइल्ड हो। अनन्या ने आंखें घुमाई और मुस्कुराई, और वैसे भी मैं हमेशा तेरे भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। हमेशा तो वो मेरी बात नहीं मानेगा। अरे, आई नो फॉर अ फैक्ट ही विल। वो तुझे देखता है जैसे कोई लव स्ट्रक फूल, रिया ने एग्जैजरेटेड अंदाज में कहा। अगर तू उससे कहे जंप ऑफ अ बिल्डिंग, तो वो पूछेगा, वांट मी टू डू अ बैकफ्लिप? अनन्या जोर से हंस पड़ी रिया की पुअर इमिटेशन देखकर। स्टॉप इट, रिया। शिवांश ऐसा कभी नहीं करेगा। बट इट्स ट्रू। रिया ने मुंह फुलाया। तभी उसका फोन बजा। उसने नीचे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैनेजर, वो ऑलमोस्ट रोने जैसी हो गई। उसे याद आया कि उसने अपने सारे शूट्स रीशेड्यूल कर दिए थे, बस अनन्या के पास रहने के लिए, और आज इवनिंग का शूट तो बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकता था। अनन्या ने कॉलर आईडी देखी और हंस पड़ी। गो, अभी सिर्फ 5 o'clock हुआ है, तू पहुंच जाएगी। उसने उसे कमरे से प्रैक्टिकली धक्का दे दिया। रिया ने कॉल उठाया, और दूसरी तरफ से इतनी लाउड डांट पड़ी कि उसने फोन को कान से दूर कर लिया और चुपचाप बाहर निकल गई। अनन्या अम्यूजमेंट से देखती रही। फाइनली उसे थोड़ा अकेला समय मिला। उसने अपना फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट के जख्म ने तीखी चुभन दी। दिस वुंड इज नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट आई हैव सफर्ड बिफोर। उसने खुद को समझाया और धीरे धीरे बेड से उतरकर फोन उठाया। फोन सरप्राइजिंगली इंटैक्ट था। उसे लगा था कि शायद टूट चुका होगा। डिड शिवांश फाइंड इट व्हेन ही रेस्क्यूड मी? सोचते हुए वो वापस बेड पर बैठ गई। उसका दिल नर्म हो गया। उसने सोचा था शिवांश उसके सच देखने के बाद दूर हो जाएगा, मगर वो तो और ज्यादा करीब आ गया था। फोन ऑन करते ही दर्जनों नोटिफिकेशंस ने उसकी आंखें चौंधिया दी। सबसे शौक उसे आरव खन्ना के लगातार कॉल्स और टेक्स्ट देखकर हुआ। पहले गुस्सा, फिर कंसर्न, फिर वापस गुस्सा। उसने सोचा पहले आरव को कॉल करे, मगर वो कॉल उठा ही नहीं रहा था। 2 बार ट्राई करने के बाद भी सीधा वॉइसमेल। उसने टेक्स्ट भेजा और देखा कि रीड हो गया, मगर रिप्लाई नहीं आया। ग्रेट, ही इज रियली मैड एट मी, अनन्या ने बुदबुदाया और तय किया कि ठीक होते ही उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाएगी। इसके बाद उसने दादाजी जोरवार ओबरॉय को कॉल किया। दूसरी रिंग पर ही उन्होंने उठाया।
ग्रैंडफादर, आई कैन एक्सप्लेन, अनन्या। सब शिवांश ने ऑलरेडी बता दिया, उन्होंने सीधे मुद्दे पर कहा। किडनैपिंग के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही शिवांश ने खुद रेस्क्यू कर लिया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अब से तू पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेगी और उस पुराने फ्लैट में भी वापस नहीं जाएगी, ओके? मैं गाड़ी खरीद लूंगी, नॉट नेसेसरी, दादाजी हंसे। असल में शिवांश पहले ही सब अरेंज कर चुका था, बेस्ट ड्राइवर, सिक्योरिटी और अनन्या के नाम पर पेंट हाउस। उसे वैसे ट्रीट कर रहा था जैसे देश की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तेरे डियर शिवांश ने ऑलरेडी सब फिक्स कर दिया है, दादाजी की आवाज में मुस्कान थी। अनन्या को तुरंत याद आया उनका गिफ्ट, वो छोटी सी इनसाइड जोक। डैम, ऐप तो वो लीड में है। उसने मन ही मन सोचा। ग्रैंडफादर, शिवांश ने आपको कितना बताया? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। बस इतना कि उसने बॉडीज बरी कर दी, जोरवार ने ऐसे कैजुअली कहा जैसे मौसम की बात कर रहे हो। अनन्या स्तब्ध रह गई, मगर उसे पता था अंडरवर्ल्ड के ऐसे काम शिवांश के लिए नए नहीं थे, और दादाजी के गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स के साथ सब जल्द ही दफन हो जाएगा, जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। चैप्टर 112 फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ देर की कंफर्टेबल साइलेंस के बाद जोरावर ओब्रॉय ने फाइनली बोलना शुरू किया। उनकी आवाज भारी थी। अनन्या, कोई लीगल रिपरकशन नहीं होगा। उन्होंने पेन और कॉन्ट्रैक्ट को टेबल पर रख दिया। लेकिन मिलिट्री को किसी तरह ये बात पता चल गई है। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, और भले ही उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें कैसे पता चला, पर वो इम्प्रेस्ड हैं कि तुम्हारी स्किल्स अब भी उतनी ही शार्प है। अगर कोई और ये बात कहता तो शायद अनन्या इसे कॉम्प्लीमेंट समझ लेती, लेकिन मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स की जुबान से ये कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि खतरा था। कभी वो मिलिट्री कमांडर्स और सार्जेंट्स के रेदा पर थी। कई बार उन्हें अपने स्क्वाड्रन ज्वाइन करने का ऑफर भी मिला था, पर वो हमेशा दादाजी की चॉइस के हिसाब से असाइनमेंट लेती। मतलब, दे वॉन्ट मी टू कम बैक। अनन्या का दिल धड़कने लगा। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। हाँ, दादाजी का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने मुझसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट किया था, पर मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो बार बार परेशान कर रहे हैं। ग्रैंडफादर, आई डोंट वांट टू गो बैक देयर, और तुम जाओगी भी नहीं। जोरावर की आवाज में वो अथॉरिटी थी जिससे कोई बहस नहीं कर सकता था। सिक्योरिटी तुम्हारे चारों तरफ और भी टाइट कर दी जाएगी। मैंने और शिवांश ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि तुम्हारे डिटेल को इंक्रीज किया जाएगा। मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा, बट यू नीड टू गेट यूज्ड टू इट, ओके? अनन्या ने धीरे से मान लिया। दादाजी ने आगे पूछा, डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज की कोई डेट बताए? कह रहे थे कुछ और टेस्ट करने होंगे, फिर ही डिसाइड करेंगे। क्यों? जोरावर ने कैलेंडर देखा। बैंक्वेट 3 हफ्ते बाद है। तुम्हारी अटेंडेंस जरूरी है। अनन्या ने आह भरी। मैं सोच रही थी शायद आप भूल जाएंगे। दादाजी हंसे। लाइटन अप अनन्या, तुम्हें अकेले नहीं जाना होगा, शिवांश भी वहां होगा। मे भी तुम उसे अपना डेट बना सकती हो। ये सुनकर अनन्या हंस पड़ी। ग्रैंडफादर, आप हमेशा उनका नाम गलत बोलते हो। हाँ, और करता रहूंगा, इवन इन फ्रंट ऑफ हिम। अगर पेटी फील हुआ तो? यस। दादाजी की हंसी गूंज उठी। उनकी बात सुनकर पास खड़े मानव राव, असिस्टेंट, ने सिर झुका लिया। बॉस, प्लीज डोंट प्ले सच गेम्स, वो मन ही मन सोच रहा था। अनन्या भी हंस दी। तो इसका मतलब आप उन्हें लाइफ भर इसी नाम से बुलाएंगे? उसकी हंसी सुनकर दादाजी के चेहरे पर भी रेयर स्माइल आई। परहैप्स। फिर वो बोले, सेंड मी योर रूम नंबर, मैं आज शाम को तुम्हें मिलने आऊंगा। उन्होंने मानव को इशारा किया कि बड़ा बुके तैयार करवाएं। आज? अनन्या का दिल धड़क उठा। उसे याद आया कि शिवांश भी आज ऑफिस से निकलकर सीधा हॉस्पिटल आने वाला है। ये सोचते ही उसके गाल लाल पड़ गए। हाँ, आज। वाई, कोई प्रॉब्लम है? दादाजी ने टीजिंग टोन में पूछा। वो, एक्चुअली एक फ्रेंड आने वाला है आज, तो ठीक है। तुम्हारा फ्रेंड लकी होगा कि उसे एक इन्फ्लुएंशियल सीईओ से डायरेक्टली बात करने का मौका मिलेगा। ग्रैंडपा। अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पास खड़े मानव ने सॉफ्टली कहा, सर। शायद मिस अनन्या कहना चाह रही हैं कि। जोरावर ने हंसते हुए हाथ उठाया। मुझे पता है वो क्या कहना चाह रही है। थोड़ा टीज करना मजेदार है ना? ग्रैंडफादर, आई हर्ड दैट। अनन्या झल्ला उठी। इज दैट सो? दादाजी ने हंसकर मानव को सिग्नल दिया कि फ्लावर्स कल ले जाएंगे। अनन्या लगभग चीख पड़ी। ग्रैंडपा। उसकी आवाज में जो फ्रस्ट्रेशन और शर्म मिली थी, वो सुनकर दादाजी और भी हंस पड़े। बहुत साल बाद उन्होंने उसे इस नाम से पुकारते सुना था। ऑल राइट, अब और नहीं चिढ़ाऊंगा। अनन्या ने फाइनली राहत की सांस ली। लेकिन दादाजी ने आखिरी लाइन में फिर अपनी अथॉरिटी दिखाई। लेकिन जब मैं सुबह आऊंगा, तब तक वो तुम्हारा लिटिल शिवांश तुम्हारे रूम से बाहर होना चाहिए। ही विल नॉट स्टे द नाइट, इज दैट क्लियर? अनन्या ने आधी मुस्कान आधा हेल्पलेस साई के साथ कहा, यस सर। चैप्टर 113 डज दैट फील बेटर? ग्रैंडफादर से कॉल खत्म होने के बाद कुछ डॉक्टर्स फिर से रूम में आए और अनन्या की हालत चेक की। नर्सेज ने उसे दवाइयां दी, इव ड्रिप बदल दी और यहां तक कि शावर में हेल्प करने का भी ऑफर दिया। अनन्या ने तुरंत मना कर दिया।
तब उन्होंने पेशेंटली समझाया कि वो अपने जख्मों का ध्यान कैसे रख सकती है। फोरहेड और पेट पर बैंडेजेस होने की वजह से प्रॉपर शावर तो पॉसिबल नहीं था। मजबूरी में उसने हेयर वॉश करवाया। बाकी बॉडी उसने खुद केयरफुली टॉवल से साफ की। हॉस्पिटल के सोप की स्मेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यक, ये तो बिल्कुल भी मेरे फ्लोरल बॉडी वॉश जैसा नहीं है। जब वो बाथरूम से निकली और नई हॉस्पिटल गाउन पहनकर बाहर आए तो बाहर अंधेरा हो चुका था और मुंबई की सिटी लाइट्स ट्विंकल कर रही थी। हॉस्पिटल गाउन भी बाकी पेशेंट्स वाली गाउन से कहीं सॉफ्ट और डिसेंट लग रही थी। उसे पता था हर बार की तरह दादाजी ने ही इंश्योर किया होगा कि उसे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, लेकिन इस बार अरेंजमेंट्स में शिवांश का भी हाथ था। ये वो महसूस कर सकती थी। बेड पर वापस लौटते ही उसने देखा कि कवर्स और ब्लैंकेट्स बदल दिए गए थे, लेकिन बेड थोड़ा ऊंचा हो गया था। अब उस पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। उसने घुटना उठाकर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक पेट से तेज दर्द उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी जिद्दी अनन्या हेल्प नहीं मांगना चाहती थी। बेड के बटन्स दबाकर एंगल एडजस्ट करने लगी, पर उल्टा और भी बिगाड़ लिया। डैम इट, स्टूपिड बेड, उसने गुस्से से कहा। अचानक पीछे से किसी के स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे पकड़ लिया। हाथ उसके एब्डोमेन से थोड़ी ऊपर थे, इंजरी से दूर। बेहद केयरफुल, वो चौकी और एल्बो मारने ही वाली थी कि उसकी नाक में एक फेमिलियर खुशबू आई, फ्रेश ऑरेंजेस और ओशन ब्रीज की। कोमा से उठी हो और इतनी एनर्जी। पीछे से एक हैवी आवाज आए। सिर उसके कंधे और गर्दन के बीच टिका था। तुम्हारी स्मेल अलग लग रही है। धीरे से उसके शोल्डर पर एक छोटा सा किस रखा गया। अनन्या अनजाने में उसका हाथ पकड़ ली। उसकी वार्मथ इतनी एडिक्टिव थी कि वो खुद ही उसके करीब खींचती चली गई। इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट हग मी, उसने टीजिंग टोन में कहा। शिवांश ने उसे और टाइट पकड़ लिया। आई नेवर सेड आई डिडंट लाइक इट। उसकी वॉइस उसके शोल्डर पर गूंज रही थी। शिवांश को जनरली लोगों को हक करना पसंद नहीं था। उसकी बॉडी जल्दी गर्म हो जाती थी और दूसरों की गर्मी से वो इरिटेटेड हो जाता था। लेकिन अनन्या अलग थी। उसकी स्किन हमेशा ठंडी रहती थी, जैसे कोई लिटिल आइस क्यूब। अनन्या ने धीरे से कहा, वेल, यू हिंटेड लाइक यू डिड। शिवांश ने फिर शोल्डर पर किस किया। डोंट ओवरथिंक, इट्स नॉट गुड फॉर यू। अनन्या को उसकी आंखों में देखना पड़ा। जब शिवांश ने उसकी चीन पकड़कर ऊपर किया, उसकी नजरें गहरी थीं, पर उनमें प्यार और सॉफ्टनेस झलक रही थी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने ध्यान दिया कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। यू हैव डार्क सर्कल्स, उसने सॉफ्टली उसे छुआ। जैसे ही वो उसके सामने घूमी, शिवांश ने अचानक उसे छोड़ दिया। अनन्या को बुरा लगा। क्या उसे मेरा फेस पसंद नहीं? ओह, उसने फोरहेड पकड़ ली जब शिवांश ने लाइटली उसे फ्लिक किया। यू आर ओवरथिंकिंग अगेन। शिवांश हंस पड़ा। अनन्या ने गुस्से से ग्लेयर किया। दैट रियली हर्ट। शिवांश ने स्मर्क किया। रियली? नाउ, उसने उसके फोरहेड पर हल्का सा किस कर दिया। आई किस्ड द पेन अवे। डज दैट फील बेटर? अनन्या का चेहरा लाल पड़ गया। इट फील्स वर्स बिकॉज यू किस्ड इट। शिवांश ने प्लेफुल स्माइल के साथ उसके हाथ पकड़ लिए। रियली नाउ? वो धीरे धीरे उसके करीब आया। अनन्या पीछे हटती गई, जब तक कि बेड से टकराकर रुक न गई। डोंट ट्राई टू सेड्यूस मी, इट वोंट वर्क, उसने वीक प्रोटेस्ट किया। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर किस किया, फिर उसकी हथेली पर। हर टच से अनन्या का दिल और तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों में मिस्चिवस चमक थी। चैप्टर 114 विस्पर्स इन द डार्क। कमरे की लाइट्स हल्की डिम थी। विंडो से बाहर मुंबई की रात चमक रही थी। दूर कहीं से गाड़ियों के हॉर्न और समुद्र की लहरों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। अनन्या धीरे धीरे बेड पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में सिर्फ शिवांश की बातें घूम रही थीं। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। इसी बीच दूर की हल्की सी क्लिक की आवाज आई। तुम अभी तक जाग रही हो? शिवांश की धीमी आवाज गूंजी। अनन्या चौंकी। तुम अभी तक गए नहीं? शिवांश ने दरवाजा धीरे से बंद किया और अंदर आ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा थर्मस फ्लास्क था। मैं गया था कैफेटेरिया तक, तुम्हारे लिए हर्बल टी लाया हूं। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें रिलैक्स की जरूरत है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। दिल में एक अजीब सी वार्मथ फैल गई। तुम सीरियसली मुझे टी पिलाने आए हो? शिवांश ने फ्लास्क खोला और कप में टी डालते हुए बोला। यस मैडम, और टेस्ट भी करो, इट्स शुगर फ्री। डॉक्टर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। उसने कप उसके हाथ में पकड़ा दिया। अनन्या ने एक सिप लिया। हल्की सी भाप उसके चेहरे को छू रही थी। नॉट बैड। तुम चाय भी बना सकते हो? शिवांश ने स्मग एक्सप्रेशन के साथ कहा। गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी बना सकता हूं। अनन्या ऑलमोस्ट चोक हो गई। क्या गर्लफ्रेंड? शिवांश उसकी रिएक्शन पर हंसा। अरे अभी एक्सेप्ट कर लो, तुम देनी करती रहो। पर तुम्हारी आंखें ऑलरेडी हाँ बोल चुकी है। अनन्या ने कप नीचे रख दिया और उसकी तरफ गुस्से से देखा। तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो। शिवांश उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ओवर कॉन्फिडेंट? या फिर तुम खुद को कन्विंस कर रही हो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं? अनन्या का चेहरा लाल हो गया।
वो कुछ कह ही नहीं पाई। शिवांश ने धीरे से उसके बालों को कान के पीछे किया और फुसफुसाया, डोंट फाइट इट अनन्या, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। उसकी आंखों में वो इंटेंसिटी थी जिसने अनन्या को चुप कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पहली बार उसने खुद को इतनी सेफ और लव्ड महसूस किया। शिवांश ने उसकी माथे पर किस रखा और सॉफ्टली बोला, ए फ्लैट सो जाओ, मैं यही हूं। अनन्या ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसकी नींद इतनी सालों में पहली बार इतनी पीसफुल आई थी। चैप्टर 115 इन द फ्यूचर। रात का सन्नाटा धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी में बदल रहा था। अनन्या नींद से अचानक जाग उठी क्योंकि बाहर हॉर्न की तेज आवाज ने हॉस्पिटल रूम की शांति भंग कर दी। हॉन्क हॉन्क। वो डर के मारे चौंक गई। बगल में सोए शिवांश की भौहें सिकुड़ी और उसने तुरंत उठकर उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। उसकी आंखों में वही पुराना खतरनाक कोल्डनेस लौट आया। शिवांश गंभीर लहजे में, किसने हिम्मत की मेरे पास शोर मचाने की? दरवाजा खुला और अंदर आए जोरवार ओबरॉय, अनन्या के दादाजी। उनके पीछे पीछे उनका प्राइवेट असिस्टेंट मानव राव था। मानव के हाथ में सुबह के अखबार और कुछ ग्लॉसी मैगजीन्स थी। जोरवर की नजर बिस्तर पर बैठी अपनी पोती और उसके पास खड़े शिवांश पर पड़ी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। जोरवर कड़क आवाज में, अनन्या, ये क्या हाल बना रखा है? पूरी दुनिया अखबारों में पढ़ रही है कि मेरी पोती हॉस्पिटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात बिता रही है। मानव ने धीरे से मैगजीन शिवांश की ओर बढ़ाई। हेडलाइंस बड़े बोल्ड लेटर्स में छपी थी। मिस्टीरियस सीईओ शिवांश मल्होत्रा स्पेंड्स नाइट विद ओबरॉय एरिस। अनन्या का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और सामने बढ़कर खड़ा हो गया। शिवांश धीरे मगर अथॉरिटी के साथ, मैंने अलाउ किया था मीडिया को, दुनिया को जानना चाहिए कि अनन्या किसकी है। ये सुनते ही जोरवार का गुस्सा और भड़क गया। जोरवर, वो मेरी पोती है और वो सिर्फ अपनी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं जिस पर क्लेम लगाया जाए। मानव राव ने टेंशन को कम करने की कोशिश की लेकिन माहौल इतना भारी था कि उसकी आवाज दब गई। तभी अनन्या ने सॉफ्टली कहा, अनन्या, दादाजी प्लीज। शिवांश ऐसा कहना चाहता है कि वो सीरियस है। शिवांश ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शिवांश, जी हाँ, मैं अनन्या से सिर्फ प्यार ही नहीं करता, मैं उससे शादी करूंगा और एक परिवार बनाऊंगा, बड़ा परिवार। पूरा कमरा अचानक चुप हो गया। जोरवर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। पहली बार किसी ने इतनी ब्लंडनेस से उनसे उनकी पोती का हाथ मांगा था। उनके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। इसी समय बेंगलोर में लैपटॉप की स्क्रीन पर कोड की लंबी लाइनें चमक रही थीं। हुडी पहने आरव खन्ना आराम से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। आरव स्मर्किंग, बस बेबी, सिस्टम हैक हो गया। अब देखता हूं मेरे दोस्तों को कौन तंग करता है। उसके फोन पर अनन्या की पिक्चर वॉलपेपर थी। वो खुद से बड़बड़ाया, अनन्या, तू टेंशन मत ले, तेरा हैकर दोस्त हमेशा तेरे साथ है। दिल्ली वाले हॉस्पिटल रूम में जोरवर अब भी गुस्से में थे लेकिन उनके मन के अंदर कहीं एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये लड़का सचमुच अनन्या के फ्यूचर का हिस्सा बन सकता है? शिवांश की आंखों में जलता हुआ डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था। शिवांश मुस्कुराते हुए, धीमे, सिर्फ प्रेजेंट नहीं, अनन्या मेरा फ्यूचर भी है। कमरे की हवा और भी भारी हो गई, मानो पूरा यूनिवर्स इस एक वाक्य का गवाह हो। चैप्टर 116 ऑल नाइट लॉन्ग। अनन्या ओबरॉय की आंखें चौड़ी हो गईं। अभी अभी तो उनकी और शिवांश मल्होत्रा की रिश्ते की शुरुआत हुई थी और ये आदमी सीधा शादी की बातें करने लगा। अनन्या सोच में हैरान होकर, हे भगवान, ये इतना आसानी से शादी की बात कैसे कर सकता है? जोरावर दादाजी का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा था। उनके मन में भी यही चल रहा था, अगर अनन्या की शादी मल्होत्रा परिवार के वारिस से हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? जोरावर गंभीर स्वर में, मेरी पोती कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी से शादी कर लो। शिवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा। शिवांश दमदार आवाज में, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ कोई नहीं, लेकिन ये शादी होगी और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उसे दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई पैम्पर और लव नहीं कर सकता। चाहे वो कितनी भी स्पॉइल्ड क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी उसे हाथों पर बिठाकर रखूंगा। शिवांश की आंखों में वो दुर्लभ पैशन चमक रहा था जो आमतौर पर उसके ठंडे और कैलकुलेटिंग चेहरे पर कभी नजर नहीं आता था। जोरावर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बहुत अच्छा, मैं अपनी पोती को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। अनन्या हैरान रह गई। हाय राम, ये लोग भूल गए हैं कि मैं यहीं खड़ी हूं। शादी, परिवार, सौंपना, किसी ने मुझसे पूछा भी? उसने तुरंत अपनी बात रखी। अनन्या गुस्से और घबराहट में, रुको, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, अभी तो हमारा रिश्ता प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ है। वो झटके से शिवांश की पकड़ से हाथ छुड़ाने लगी। अनन्या, तुमने मुझे फॉर्मली प्रपोज तक नहीं किया, अभी हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, शादी का सवाल ही नहीं उठता। शिवांश की आंखें सिकुड़ गईं। फ्रेंड्स? शिवांश खतरनाक ग्लेयर के साथ, फ्रेंड्स? इतने नाइट साथ बिताने के बाद, इतने किसेस शेयर करने के बाद, तुम हमें फ्रेंड्स कह रही हो? अनन्या जिद्दी होकर, हाँ फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। कमरे का माहौल ठंडा हो गया।
जैसे सर्दियों की कड़कड़ाती रात हो। शिवांश बोलने ही वाला था कि जोरावर, कड़क आवाज में, बस अपनी प्राइवेट बातें प्राइवेट रखो, मुझे यहाँ ये सब सुनने का समय नहीं है। उन्होंने शिवांश को हल्का सा धक्का देकर अनन्या की तरफ रुख किया। जोरावर, अनन्या, तुम्हारे जख्म कैसे हैं? पास खड़े मानव राव की हालत खराब थी। हे भगवान, दादाजी ने सीधे शिवांश मल्होत्रा को धक्का दे दिया। ये तो मौत को दावत देने जैसा है, वो मन ही मन सोच रहा था। शिवांश की आंखों में हल्की हंसी थी। तो ये है वो जगह जहां से अनन्या ने अपनी डेयरिंग सीखी है। अनन्या ने माथे का पट्टा छुआ और हल्का दर्द महसूस किया। थोड़ा ढीला हो गया है और शायद मुझे नया बैंडेज चाहिए। उसकी नजरें धीरे धीरे शिवांश पर टिक गई। वो शांत खड़ा था, होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान। अनन्या गुस्से में, शिवांश, क्या तुमने मेरे बैंडेजेस बदले थे? शिवांश की आंखें मुस्कुराईं, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अनन्या और भड़कते हुए, डोंट टेल मी, तुमने मेरे स्टमक वाले बैंडेजेस भी? शिवांश ने हल्के टीजिंग लहजे में फुसफुसाया। द लाइट्स वर ऑफ। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में पास का तकिया उठाकर उस पर फेंका, लेकिन शिवांश ने बिजली की गति से उसे पकड़ लिया। वो उसके पास आया, उसके माथे पर हल्की चपत लगाई और उसके गालों को थाम लिया। शिवांश, नरमी से, इतना गुस्सा करने से तुम्हारे जख्म बढ़ जाएंगे और ये बैंडेजेस मुझे खुद बदलने होंगे, समझी? वो धीरे से उसके गाल सहलाने लगा। अनन्या का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। अनन्या, उसे धक्का देते हुए, डोंट टच मी। शिवांश झुककर उसके कान के करीब बोला, बट डार्लिंग, ऑल नाइट लॉन्ग तुम मुझे ही टच कर रही थी। तुम्हारी उंगलियां मेरे चेस्ट से हट ही नहीं रही थी। अनन्या शर्म और गुस्से में चीखते हुए, शट अप, आई वुड नेवर। लेकिन भीतर से उसका दिल धड़क उठा। क्या सच में मैंने? कमरे में जोरावर ने गहरी सांस ली। ये दोनों तो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने घड़ी देखी और खड़े हो गए। जोरावर सख्त लहजे में, अनन्या, मुझे अब ऑफिस लौटना होगा। और शिवांश, आज रात तुम अकेले सोओगे, समझे? बिना और कुछ कहे वो बाहर निकल गए। मानव राव भी तुरंत पीछे पीछे चल पड़े। कॉरिडोर में जोरावर की शाही चाल, जैसे किसी सम्राट का रौब। लोग अपने आप किनारे हटने लगे। चैप्टर 117, आई डिडंट। जोरवार ओब्रॉय के कदमों चैप्टर 117, आई डिडंट। जोरवार ओब्रॉय के कदमों की आहट जैसे ही कॉरिडोर में गायब हुई, शिवांश मल्होत्रा धीरे धीरे उस जिद्दी लड़की के पास और बढ़ा। अनन्या का चेहरा लाल टमाटर की तरह हो गया था, मानो वो पागल हो जाएगी उसके लगातार टीजिंग से। शिवांश शरारती मुस्कान के साथ, डार्लिंग, ये मानने में क्या बुराई है कि तुम रात भर मुझे टच कर रही थी? अनन्या हड़बड़ाकर, मैंने नहीं किया। शिवांश छेड़ते हुए, अरे, मैंने इतनी मेहनत से ये बॉडी बनाई है और अच्छा है कि मेरी मेहनत काम आ रही है। अनन्या कान तक लाल, शट अप। शिवांश, तुम जितना चाहो मुझे टच कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी फिंगर्स जब मेरे ऊपर चल रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा। अनन्या गुस्से और शर्म से चीखकर, शट अप, शट अप। शिवांश, वो पूरी तरह शर्म से पिघल चुकी थी। उसे लग रहा था काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। इससे आसान होता इस अनसफरेबल आदमी से डील करना। शिवांश की हंसी गूंज उठी। उसका इरिटेशन और गिल्ट जैसे पल भर में गायब हो गया जब उसने अनन्या का वो प्यारा सा फ्लस्टर्ड चेहरा देखा। शिवांश धीमे स्वर में छेड़ते हुए, डार्लिंग, एम्बैरेस्ड क्यों हो? हम सबकी गिल्टी प्लेजर्स होती है। अगर तुम्हारी है मेरी बॉडी को सोते सोते फील करना, तो मैं हमेशा सर्विस में हूं। अनन्या घबराकर, शिवांश, वो चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की घबराहट और होठों की हल्की हलचल ने शिवांश को और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो धीरे से उसकी गर्दन पर हाथ रखकर मालिश करने लगा ताकि उसकी स्ट्रेन कम हो सके। अनन्या धीमे स्वर में, मैंने सच में नहीं किया। शिवांश हंसी दबाकर, व्हाटएवर हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट, लाओ, इवन इफ इट्स माय बॉडी। वो हल्के से झुक गया ताकि अनन्या को ऊपर से नीचे देखने की तकलीफ न हो। अब वो बैठा था और वो उसकी ओर झुकी हुई थी। शिवांश की नजर उसकी सॉफ्ट पाउटी लिप्स पर अटक गई। उसकी आंखें हल्की गीली थी, भौहें सिकुड़ी हुई और वो मासूम सा एक्सप्रेशन। शिवांश का दिल जैसे कंट्रोल खो बैठा। वो आगे झुका और उसके होठों पर उंगली फिराए। शिवांश गहरी आवाज में, डोंट पाउट लाइक दैट। अनन्या शरारती मुस्कान के साथ, व्हाई नॉट? बस यही सुनते ही शिवांश की आंखें और गहरी हो गई। उसका बीस्ट मोड बाहर निकलने ही वाला था। अनन्या ने उसके बालों में उंगलियां फिराई और उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी छुअन फेदर जैसी हल्की थी, लेकिन शिवांश के लिए वो आग लगाने जैसी थी। अनन्या धीमे से फुसफुसाते हुए, मे बी आई डू, और इन 3 वर्ड्स ने शिवांश का सब्र तोड़ दिया। उसने उसे पल भर में बेड पर धक्का दिया और उसके होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। उनका किस तेज, गहरा और आग लगाने वाला था। शिवांश ने उसे पूरी तरह डोमिनेट कर लिया था। अनन्या की सांसें तेज हो गईं और उसका बॉडी शिवांश के स्पर्श से तपने लगा। अनन्या हकलाते हुए, शिवांश आ। शिवांश ने उसकी लोअर लिप को हल्के से काटा और फिर अपनी टंग से सूद किया। अनन्या का बॉडी उसके कंट्रोल में ढीला पड़ रहा था।
वो उसे चूमते चूमते उसके हॉस्पिटल गाउन के पास आ गया और हाथ धीरे से ऊपर ले जाने लगा। अनन्या की सांसें थम गईं। एंटिसिपेशन से उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन तभी ठक 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 किसी ने दरवाजा जोर से नॉक किया। दोनों चौंक उठे। अनन्या घबरा गई और शिवांश को दूर धकेलने लगी। अनन्या घबराई हुई, डी दूर, कोई आ जाएगा। शिवांश धीमे स्वर में फोरहेड पर किस करते हुए, रिलैक्स माय लव, कोई नहीं देखेगा। अनन्या ने फिर कहा, प्लीज गेट ऑफ ऑफ मी। शिवांश ने मन मारकर उसे छोड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनन्या चौंक कर, शिवांश ये क्या कर रहे हो? शिवांश सीरियस होकर, तुम्हारे बैंडेजेस चेक कर रहा हूं, कहीं मेरी वजह से जख्म फिर से तो नहीं खुल गया। उसकी उंगलियां हल्के से उसके पेट के पास चली गई जहां चोट थी। अनन्या थोड़ी सख्त हो गई, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। अनन्या धीमे स्वर में, थोड़ा दर्द है। शिवांश मुस्कुराकर और सॉफ्टली मालिश करते हुए, अब कैसा लग रहा है? बेटर। अनन्या हल्के से उसके और पास झुकी। उसकी सांसें उसके सीने से टकरा रही थीं और शिवांश के अंदर की आग फिर से भड़क उठी। और तभी ठक ठक दूसरी बार नॉक हुआ। दोनों एक पल के लिए रुक गए। उनके चेहरों पर डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रहा था। चैप्टर 118 टच में इन योर स्लीप। दरवाजे के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। अनन्या जल्दी से उठने की कोशिश करते हुए, शिवांश बाहर कोई है, लेकिन उसके हाथों का केज उसे फिर से अपनी ओर खींच लेता है। उसका आलिंगन टाइट था, मगर इतना नहीं कि उसके पेट की चोट पर दबाव पड़े। शिवांश उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर, आई डोंट केयर। वो उसकी खुशबू में खो गया था, जैस्मिन और लवेंडर का इंटॉक्सिकेटिंग मिक्स। 2 हफ्तों से उसने अनन्या को ठीक से छुआ भी नहीं था। कल रात का छोटा सा पल भी उसे काफी नहीं लगा। तभी दरवाजे के बाहर से नर्स की आवाज आई। नर्स, मिस्टर मल्होत्रा, मिस ओब्रॉय, बैंडेजेस बदलने का वक्त हो गया है। शिवांश का माथा सिकुड़ गया। अनन्या गुस्से से उसे देखते हुए, ये नर्स है, मुझे छोड़ो। शिवांश जिद्दी बच्चे की तरह, नो। अनन्या भौहें चढ़ाकर, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ क्लिंगी चाइल्ड। अगर मेरे जख्म में इन्फेक्शन हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? शिवांश नाराजगी से, अरे 4 घंटे पहले ही तो बदला था, क्या इतनी जल्दी फिर से बदलना जरूरी है? अनन्या चकित होकर, तो तुम एडमिट कर रहे हो कि तुमने बदला था? उसने तुरंत उसकी पकड़ ढीली करने के लिए नेल्स उसकी स्किन में गड़ा दिए। शिवांश हड़बड़ाया और अनन्या उसकी गोद से निकलकर खड़ी हो गई। शिवांश पीछे आते हुए, आई हैड टू, वरना तुम्हें तकलीफ होती। अनन्या नाक सिकोड़कर, मैंने तुम्हें टच करने की परमिशन नहीं दी थी। शिवांश शरारती मुस्कान के साथ, तो क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी थी मुझे टच करने की, जब तुम रात को मेरी चेस्ट पर हाथ फेर रही थी? अनन्या गुस्से में, फॉर द लास्ट टाइम आई डिडंट। शिवांश, और हाँ, तुमने मुझ पर ड्रूल भी किया। उसने अपनी व्हाइट शर्ट के गीले निशान की ओर इशारा किया। अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अनन्या हकलाते हुए, आय। शिवांश हंसते हुए पास आकर उसके बाल कान के पीछे करते हुए, अगर मुझे तुम्हें कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता, डार्लिंग। अनन्या चुप हो गई। उसे पता था कि शिवांश सच बोल रहा है। उस रात जब वो नशे में थी, वो आसानी से उसका फायदा उठा सकता था, मगर उसने नहीं किया। अनन्या धीरे से बड़बड़ाते हुए, डोंट डू इट अगेन, लेकिन उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, प्लीज डू इट अगेन। शिवांश ने उसके गाल अपने हाथों में थाम लिए। शिवांश गंभीर स्वर में, डू यू रियली मीन दैट? अनन्या ने नजरें चुराकर धीरे से कहा, लेट द नर्स इन। शिवांश हल्के से हंस पड़ा, फिर दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, कम इन। नर्स ने राहत की सांस ली और अंदर आ गई, मगर जैसे ही शिवांश की कोल्ड नजरें उस पर पड़ी, वो डर के कांप गई। अनन्या ने तुरंत उसका हाथ दबाया, इशारा किया कि शांत रहो। शिवांश की सख्त आंखें मेल्ट होकर नर्म पड़ गईं। उसने अचानक अनन्या के माथे पर किस किया। शिवांश धीमे से, वी गुड, लाओ, मैं आज शाम फिर आऊंगा। अनन्या आंखें झुकाकर धीरे से, ओके। उसका छोटा सा पाउट देखकर शिवांश का दिल कसक गया। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। शिवांश सिर झुकाकर, कुछ काम है अर्जेंट, लेकिन मैं लौट कर आऊंगा, तब तक यहीं रहना, ठीक है? अनन्या धीरे से, ओके। वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके मन में हॉस्पिटल छोड़ने का प्लान पहले से था। जब नर्स ने हल्की सी खांसी की, अनन्या ने शिवांश को धकेला। अनन्या धीमे से, अब जाओ, काम करो। शिवांश ने भौहें चढ़ाई। शिवांश, वेयर्स माय गुड बाय किस? अनन्या जिद में, फ्रेंड्स डोंट गिव ईच अदर गुड बाय किसेस। शिवांश का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अनन्या झट से बच निकली। अनन्या, गो टू वर्क। शिवांश ने दरवाजा जोर से पटका और बाहर निकल गया। अनन्या ने गहरी सांस छोड़ी। अनन्या मन ही मन, अगर तुमने मुझे फ्रेंड समझा होता तो इतने पागलपन से मुझे चूमते क्यों? नर्स ने हिचकिचाते हुए कहा। नर्स, मिस ओब्रॉय, शैल वी बिगिन? अनन्या धीरे से, यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 119 गुड बाय किस और गुड बाय फाइट। कमरे के अंदर नर्स अनन्या के जख्म की पट्टियां बदल रही थी। बाहर कॉरिडोर में शिवांश मल्होत्रा अपनी तेज सांसों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेबसी भी। फ्रेंड्स डोंट गिव
ईच अदर गुड बाय किसेस। अनन्या के ये शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। शिवांश ने मुठियां भींच ली। डैम इट अनन्या, तुम मुझे अब भी सिर्फ एक दोस्त समझती हो। उसके बगल में राजित, उसका असिस्टेंट, चुपचाप खड़ा था। वो शिवांश का चेहरा पढ़ सकता था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अंदर अनन्या अपनी पलकों को झुकाकर खामोश बैठी थी। नर्स के हाथों की हर हल्की हरकत उसे चुभ रही थी, लेकिन असल दर्द तो कहीं और था। क्यों हर बार मेरे शब्द उसे चोट पहुंचा देते हैं? मैं बस चाहती हूँ कि वो फॉर्मली मुझे गर्लफ्रेंड कहे, कि मुझे अपना बनाए, लेकिन उसने धीरे से आह भरी। जब नर्स चली गई, अनन्या अकेली रह गई। कमरे में हल्की जैस्मिन लैवेंडर की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी, वही जो हर बार शिवांश के पास आने पर उसे घेर लेती थी। उसके दिल ने बगावत की। तुमने भी तो उसे रोका नहीं। हर बार उसके होंठ तुम्हारे इतने पास आते हैं, तुम खुद क्यों पीछे नहीं हटती? अनन्या, उसके गाल लाल हो गए। उसने खुद से ही आंखें चुराईं। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। अनन्या चौंकी। फिर से नर्स, लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहां शिवांश नहीं, बल्कि राघव राव, जोरवार के भरोसेमंद वीपी, खड़े थे। राघव ने विनम्र मुस्कान दी। मिस अनन्या, दादाजी ने आपको याद किया है। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत पूछकर मुझे उन्हें अपडेट देना है। अनन्या की धड़कन अचानक तेज हो गई। अगर दादाजी को पता चला कि मैं और शिवांश कितने करीब आ गए हैं तो? उधर हॉलवे में शिवांश अब भी खड़ा था। उसके होठों पर एक हल्की सी स्मित आई। तुम्हें लगता है गुड बाय किस सिर्फ मैं मांगूंगा? अनन्या, अगली बार तुम खुद मुझे रोक कर दोगी। उसकी आंखों में वादा भी था और एक अजीब सी चुनौती भी। चैप्टर 120 आई बी गुड। कमरे में अंधेरा और खून की गंध फैली हुई थी। जमीन पर पड़ा एक आदमी तड़प रहा था। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। लोकेश की आंखों में पागलपन था। उसने मेज से चाकू उठाया और गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ा। बॉस ने सवाल किया है, जवाब दो। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दीवारें भी कांप उठी। बिना चेतावनी दिए उसने चाकू आदमी की जांघ में घोंप दिया। आदमी की दर्द भरी चीख हवा में गूंज उठी। मुझे नहीं पता, सच कह रहा हूं। वो रो पड़ा। आंसू और पसीना उसके चेहरे से बह रहे थे। लेकिन लोकेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर तिरछा करके हंसते हुए कहा, तुझे नहीं पता, और तुरंत उसकी गाल पर एक और कट लगा दिया। शिवांश पास खड़ा था। उसका चेहरा उतना ही शांत और ठंडा था जैसे कोई मूवी देख रहा हो। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें खामोश क्रोध छिपा था। आखिरकार जब आदमी कांपते हुए बोला, हम एक छोटे गैंग है। असली हायर्स अब कोई और है, सिल्वर क्राउन क्लैन। तो शिवांश ने सिर्फ एक भान उठाए। उसके लिए ये नाम नया नहीं था। सिल्वर क्राउन एक बदनाम संगठन जो छोटे छोटे गैंग्स को कंट्रोल करता था। पेटी क्राइम्स, किडनैपिंग, स्केयर टैक्टिक्स, वो सब उनके हाथ की गंदगी थी। शिवांश धीरे से खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा। उसके लिए इंटेरोगेशन खत्म हो चुका था, लेकिन कमरे के कोने में खड़ा लोकेश उसके एक्सप्रेशन को पढ़ रहा था। उसका चेहरा उदास था, जैसे किसी बच्चे को टीचर से तारीफ न मिली हो। शिवांश ने कदम रोके। उसने उसकी तरफ जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में कहा, यू डिड गुड। बस इतना सुनते ही लोकेश की आंखें चमक उठी। उसकी मुस्कान कानों तक फैल गई। सच में बॉस, मैंने अच्छा काम किया? उसने बच्चों जैसी मासूमियत से पूछा। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जाने से पहले लोकेश उसके पीछे पीछे वैसे ही भागा जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक के पीछे भागता है। बाहर निकलते हुए शिवांश ने कोट पहना। रास्ते में जो भी गुजरता सब झुककर उसे सलाम करते। उसके ठंडे लेकिन न्यायसंगत रूल ने सबको लॉयल्टी सिखा दी थी। बॉस, अब कहाँ जा रहे हो? लोकेश ने फिर सवाल किया। उसकी आंखों में उम्मीद थी। ऑफिस, शिवांश ने सीधा जवाब दिया। लोकेश का चेहरा उतर गया, लेकिन जब शिवांश कार में बैठने ही वाला था, उसने एक नजर बच्चे जैसी मासूम आंखों पर डाली और गहरी सांस छोड़ी। मैं कल सुबह वापस आऊंगा। लोकेश की खुशी का ठिकाना न रहा। सच में आप आएंगे? हाँ। लेकिन फिर उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए पूछा, बॉस, आपसे हॉस्पिटल जैसी स्मेल क्यों आ रही है? डिसइंफेक्टेंट, दवा। क्यों? शिवांश का शरीर ठहर गया। उसने कार का दरवाजा पकड़ते हुए धीरे से कहा, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट मेरे लिए हॉस्पिटल में है। कौन? जिसे तुम नहीं जानते। वो हॉस्पिटल में क्यों है? क्योंकि वो इंजर्ड है। वो इंजर्ड क्यों है? शिवांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गहरी नजर से लोकेश को देखा। लोकेश, बहुत सवाल मत पूछो, वर्क है। लोकेश तुरंत चुप हो गया, जैसे किसी बच्चे को डांट मिली हो। लेकिन जाते जाते उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, ठीक है बॉस, मैं गुड रहूंगा। बस आप आएंगे ना? शिवांश ने खिड़की बंद होने से पहले सिर हिलाया और लोकेश ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, तब तक जब तक ब्लैक का आंखों से ओझल न हो गई।